हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं एडी मंत्रा। तो यहाँ पर इस वीडियो को आने में थोड़ी देर हो गई, मतलब काफ़ी गैप हो गया, वैसे थोड़ी नहीं ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पर तैयारी हो रही थी बेसिकली आपके टर्म बेस्ड एग्जाम्स जो अनाउंस हुए उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें हो सकती है या नहीं। एंड तोड़ फोड़ सीरीज़ का अनाउंसमेंट आई गेस अभी तक हो चुका होगा एंड मचाएंगे उसके अंदर भी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 10th बायोलॉजी का बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कनेक्टिंग लगता है। सो आइए शुरू करते हैं। सो चैप्टर के अंदर है क्या चीज़ सर ना, चैप्टर में दो ही चीज़ है, एक है कंट्रोल हाँ जी, और दूसरा है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन। Now what is control and what is coordination? कंट्रोल मतलब क्या चीज़ का कंट्रोल। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अपना ब्रेन जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे दूसरे ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर, उनको क्या करता है, उन सबको कंट्रोल करता है ना। बॉडी में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कंट्रोल होनी ज़रूरी है, जैसे ग्रोथ है, जैसे हार्मोन का रिलीज होना है, हार्मोन का कंट्रोल होना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप बैठे हो, अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हो, ये सब क्या है, दीज आर ऑल कंट्रोल्स। कौन कर रहा है हमारे बॉडी में, इट इज़ ब्रेन। तो क्या सिर्फ ब्रेन ही है जो कंट्रोल इस वाले पार्ट में काम करता है, कुछ और भी है। सो ये अपने को इस चैप्टर में देखना है, ठीक है। इनफैक्ट ये सिर्फ ह्यूमन के हिसाब से नहीं, अपन प्लांट्स के हिसाब से भी देखेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पता है तुमको? इसको हिंदी में बोलते हैं तालमेल। सुना है, तालमेल, जीमेल नहीं, ताल मेम नहीं, तालमेल ल, ठीक है। तो नहीं, ऐसे नहीं। तो तालमेल मतलब क्या, तुमने देखा है क्रिकेट में या कहीं पे ऐसे कि बोलते हैं कि हाँ खिलाड़ियों के बीच में आपस में बहुत बढ़िया तालमेल है या होनी चाहिए। सो व्हाट इज दैट? तालमेल का मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी कैसी है, एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सेस कैसे हैं, दैट इज तालमेल, है ना, दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर भी जरूरत है ना कि भाई एक मान लो एक ऑर्गन है हार्ट, ठीक है, एक ऑर्गन है ब्रेन, एक ऑर्गन है किडनी, एक ऑर्गन है लंग्स। तो अलग अलग ऑर्गन्स मान लो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करके नहीं चलेंगे, क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। किडनी ने बोला कि यार आज ना मैं छुट्टी ले लेता हूँ, ठीक है, आज ना मेरे को बहुत ही मतलब अजीब सा सरदर्द सा हो रहा है तो मैं छुट्टी ले रहा हूँ, चलेगा। किडनी भाई तुम्हारा ब्लड में से यूरिन को फिल्टर आउट करता है, पढ़ा है तुमने ऑलरेडी लाइफ प्रोसेस में, ठीक है। हार्ट ने बोला कि चलो रात हो गई तो सोता हूँ, मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, मैं कोई बीट वीट नहीं कर रहा, क्या होगा, तकलीफ हो जाएगी भाई, तकलीफ, ओके, तकलीफ, हाँ। तो ये सब ऑर्गन्स का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत ही जरूरी है। जैसे स्टमक में खाना जो है पास हो रहा है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में मान लो गया और लीवर ने बाइल जूस या बाइल सॉल्ट रिलीज नहीं किया, या पैंक्रियाज ने पैंक्रियाटिक जूसेस रिलीज नहीं किए, क्या होगा, ये तालमेल नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सबको आपस में कनेक्ट होना, इंटेलिजेंट वे में लॉजिकली कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और क्या चीज़ है जो इस तरह से इतना, मतलब हम तो नहीं बैठे अंदर सोचने के लिए, फिर भी अपने आप चीज़ें हो रही है। सो दैट इज़ समथिंग जो है ना, मतलब बोल सकते हो यार, मतलब हम जितनी साइंस जितना दिमाग लगा लेते हैं ना, उससे कई ज़्यादा दिमाग हमारे शरीर के अंदर अपने आप ही लग रहा होता है, ठीक है। दैट इज़ नेचर, है ना, और नेचर हमेशा अमेजिंग होता है। सो बेसिकली हम इस कंट्रोल ऐसे कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। मैंने अभी तक सिर्फ ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में बताया, भाई प्लांट्स के हिसाब से भी अपने को ये चीज़ पढ़नी है। प्लांट में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेट अस सी। ओके, सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? द प्रोसेस ऑफ, दिस इज ऑलरेडी, देखो ये जो पार्ट है तो ऑलरेडी अपन ने तुमने अगर टारगेट 95 प्लस देखा है तो उसमें ये चीज़ देखी होगी, डेफिनेशन मिल जाएंगे तुमको। द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इन रेगुलर मैनर, इन रेगुलेटेड मैनर, ठीक है। हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से जब एकदम कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड मैनर में काम करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। देखो अलग अलग ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, ये ऑर्गन मिल गया, देखो ये ऑर्गन सिस्टम, पता नहीं इतने सारे, इसमें तो इससे ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम वैसे। तो ये सब एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज बेसिकली जो अपने को यहाँ के पर करना है। ये क्या चमकदार चीज़ है भाई, है ना, मैंने भाई टचिंग समथिंग, तुम्हारे दिमाग को फील हो रहा है, तो कुछ वो इलेक्ट्रिकल करंट है भाई, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन मेनली दो टाइप्स के होता है, दो टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं बता दो। पहला है नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। नर्वस मतलब जो हमारे नर्व्स, जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जा रहा है, ये ब्रेन से नर्व, स्पाइनल कॉर्ड नर्व, ये सब नर्वस कोऑर्डिनेशन। और जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है उसको दैट इज आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। हार्मोन इज अ केमिकल के फॉर्म में सिग्नल जा रहा है, केमिकल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ जा रही है, भाई ये करना है, ये नहीं करना है, मैसेजेस जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर दो टाइप की कोऑर्डिनेशन है, नर्वस एंड हार्मोनल। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है प्लांट्स में नहीं होता, कभी तुमने सुना नहीं होगा प्लांट में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व है, प्लांट्स में नहीं होता। किसमें होता है? ये एनिमल में। हम यहाँ पर ह्यूमन के हिसाब से बात करेंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, ये हम पढ़ेंगे। और हार्मोनल दोनों में होता है, प्लांट हार्मोन भी होता है और एनिमल हार्मोन भी होता है। जरा मुझे कमेंट करके अभी आप बता सकते हो, पॉज करके वीडियो को, कि प्लांट हार्मोन को एक टिपिकल वर्ड है, ठीक है, क्या बोलते हैं उस वर्ड को? प्लांट हार्मोन के लिए एक ऐसा वर्ड आप बताओ, ठीक है। मतलब आई गेस किसी ने अगर टारगेट 95 प्लस देखा है तो आता होगा, ठीक है। सो व्हाट इज दैट हार्मोन कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपने एनिमल पढ़ेंगे, प्लांट का नहीं पढ़ेंगे। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में आपको एनिमल प्लांट दोनों का पढ़ेंगे, राइट। अब इसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? मैसेज जो है वो किस तरीके से, मैंने बताया ऑलरेडी, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में जाता है। हेंस नर्वस कोऑर्डिनेशन कैन आल्सो बी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन। इसमें मैसेजेस कौन से फॉर्म में है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन कैन आल्सो बी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। एंड जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इज आल्सो कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन। व्हाई? बताया ना यार, हार्मोन इटसेल्फ इज अ केमिकल। हार्मोन अपने आप में क्या है? केमिकल ही है, ठीक है ना, टाइप ऑफ प्रोटीन, ओके। सो इसमें मैसेज कौन सी फॉर्म में जाता है? केमिकल या फिर हार्मोन की फॉर्म में। इसमें मैसेज कौन सी फॉर्म में जाता है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो ऑब्वियसली बताओ फास्ट कौन सा होगा, ये बताओ फास्ट कौन सा होगा? इलेक्ट्रिसिटी बॉडी में तेज दौड़ेगी कि केमिकल तेज दौड़ेगा? आई नो कि आपको आंसर आता ही होगा इसमें, अगर नहीं पढ़ा तो आता होगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट एज कंपेयर टू केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये बताओ कि कोई बहुत अर्जेंट वाली चीज़ें हैं शरीर के अंदर, जो अर्जेंट वाली कोऑर्डिनेशंस है वो किस तरीके से होगी? दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक कोई गर्म चीज़ पे हाथ रखने जा रहे हो, या फिर थोड़ा सा ऐसा वेव फील हुआ, एकदम से हाथ तुम्हारा पीछे जाता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन तो बड़ा स्लो जाता, तब तक हाथ जल जाता, ठीक है। तो ऐसे इसलिए हमारी शरीर में रिस्पॉन्स, बिकॉज वी आर मूविंग ना, मूवमेंट है हमारे अंदर, तो पता नहीं क्या कैसी डेंजरस सिचुएशन आ जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में ये वाला काम आ जाता है, ठीक है। सो दैट इज ऑब्वियसली फास्ट, ओके। एंड व्हेन इट कम्स टू इस कंपैरेटिवली भाई स्लो रहेगा, कंपैरेटिवली इट विल बी स्लो, ओके। पर ऐसा नहीं कि इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का भी इंपॉर्टेंस है। जैसे देखो नर्व्स जो है ना, नर्व्स देखो, हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स निकले हुए हैं। नर्व्स हर एक सेल तक कनेक्टिविटी नहीं देता, समझ रहे हो? नर्व्स जो है, मैं आप छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि हमारे इंडिया में सिंपली एन एग्जांपल कि जो कोई भी चीज़ है, मान लो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है या कुछ सामान है, तुमको यहाँ से मान लो कहीं भेजना है, तो कुछ फास्ट भेजने के हिसाब से हम स्पीड पोस्ट यूज़ करते हैं, हम कुरियर सर्विस यूज़ करते हैं, ठीक है। पोस्ट साइड कर दो, कुरियर सर्विस यूज़ करते हैं, भाई फटाफट यहाँ से गया एकदम तेज़ चला गया, है ना, हम वो यूज़ करते हैं। हम उस टाइम पे पोस्ट ऑफिस का यूज़ नहीं करते। पर तुमको पता है पोस्ट ऑफिस की भी अपनी क्या इंपॉर्टेंस है? एनीवन, क्या इंपॉर्टेंस है बताओ ज़रा मुझे। कि आई थिंक कि आपको पता हो रहा होगा या सोचना ज़रूर, और आपको मेजॉरिटी कमेंट में आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस की अपनी क्या इंपॉर्टेंस है? कुरियर सर्विस से भी तो मैसेज पहुंचते हैं, ठीक है, फास्ट पहुंचते हैं कुरियर सर्विस से, फास्ट, जस्ट लाइक दिस। बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस? इसका आंसर मैं इनडायरेक्टली देना चाहूँगा अपने जवाब में, जो मैं इसके लिए दे रहा हूँ। तुम फिर पोस्ट ऑफिस का तुम कमेंट करके बताना, ठीक है। इन दिस हार्मोनल कोऑर्डिनेशन व्हाट हैपेंस इज, व्हाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। अब ग्रोथ जैसे फंक्शन, मतलब बॉडी में ग्रोथ हमारी कितना कंट्रोल्ड होता है, मान लो कितना कंट्रोल्ड ग्रोथ है, ठीक है ना। ये उंगली इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी ये वाली उंगली है ना, एकदम एक
ये इतना सा भी ये नहीं है, फ़र्क नहीं है, हालांकि होता है थोड़ा फर्क, पर वैसे तुमको नहीं दिख रहा ना। ग्रोथ इज सो कंट्रोल्ड, सो कंट्रोल्ड, कितना ज़बरदस्त है, कितना यूनिफॉर्म है। हाउ इज दैट, लाइक हर एक सेल को पता कैसे चलता है कि भाई मेरे को कितना डिवाइड करना है या कितना ग्रोथ होना है, ठीक है। सर ये क्या कर रहे हो ठीक है। सो हाउ इज दैट कंट्रोल मेंटेन्ड, हर एक सेल को पता होना चाहिए, हर एक सेल को पता कैसे चलेगा, इट इज डन बाय दिस हार्मोन। ये केमिकल है भाई, ब्लड के साथ तो किधर भी पहुंच जाएगा। सो ईच एंड एवरी सेल इज इन्फॉर्म्ड बाय दिस वे, ईच एंड एवरी सेल इज इन्फॉर्म्ड बाय दिस वे। हर एक कोना हमारे शरीर का इन्फॉर्म्ड रहता है बाय दिस कोऑर्डिनेशन। ग्रोथ जैसी मैकेनिज्म्स cannot be done by this because nerves जो है हर एक सेल तक कनेक्टेड नहीं होते, ये टिश्यू लेवल तक पहुंच जाएंगे, सेल लेवल तक ये नहीं जा पाएंगे। इसलिए ग्रोथ जैसे मैकेनिज्म्स cannot be maintained और regulated by this। आई होप तुमको वो पोस्ट ऑफिस और कुरियर वाला जो एग्जाम्पल है उसमें तुम डिफरेंस क्रिएट कर पाए होगी। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस, ऑल्दो इट इज स्लो, नॉट दैट जो स्पीड पोस्ट का ठीक है, बट ऑल्दो इट इज नॉट दैट फास्ट, कुरियर काफी फास्ट होता है वैसे, ठीक है। बट व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस, मुझे बताना सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो एडवांटेज मैंने बता दिया, अब तुम बताओगे वो वाला। कमिंग टू नर्वस कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस, तो अपने को पढ़ना क्या क्या है, देखो अभी मैंने ऑलरेडी आई हैव तो अपने को पढ़ना है कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट, नर्वस कोऑर्डिनेशन। एनिमल मतलब एनिमल में अपने प्लांट और ह्यूमन का ही पढ़ना है 10th में, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन ह्यूमन, ये पहली चीज़, प्लांट में तो ये होता ही नहीं। दूसरा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट या ह्यूमन जो भी है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन मतलब ह्यूमन बोल दिया मैंने तो दूसरा हो गया, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट थर्ड। तो ये 3 मेन चीज़ें पढ़नी है अपने चैप्टर के अंदर और बाकी उसी की गहराई है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, एंड दैट इज स्टार्टिंग विथ नर्वस कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। तो भैया ह्यूमन में नर्व्स की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें ब्रेन आता है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड आता है और उसमें नर्व्स आता है, ठीक है। सो ये सब पता ना किस चीज़ से, कौन से टाइप के सेल से बना है बताओ ज़रा। चाहे ब्रेन हो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो, चाहे नर्व्स हो, ये कौन से टाइप के सेल से बना है, यू नो दिस, दैट इज यस दैट इज न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन से बना हुआ है, न्यूरॉन से, दिख रहा है, नहीं भी पता होगा। न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन आगे वैसे है इसका स्ट्रक्चर, बट स्टिल न्यूरॉन जो है वो कुछ इस तरीके का दिखने वाला सेल है, राइट, कुछ इस तरीके का दिखने वाला सेल है। और जिसकी खासियत क्या है, इस सेल की खूबी क्या है, तुमने आई गेस 9th में पढ़ा था ना, अलग अलग टाइप के जो टिश्यूज या सेल्स जो पढ़े थे तुमने, उसमें मस्कुलर एपिथेलियम था, फिर और क्या था वो दूसरा कौन सा था, एपिथेलियम था, फिर कनेक्टिव था, फिर मस्कुलर था और फिर नर्वस टिश्यू था। तो 4 टाइप के टिश्यूज थे, ठीक है। तो नर्वस की खासियत क्या है, मस्कुलर की खासियत ये है कि भाई वो क्या कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, मस्कुलर वाला। नर्वस वाला क्या कर सकता है, नर्वस वाला वो, इसकी खूबी क्या है न्यूरॉन्स की, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को प्रॉपरली, ये स्पेशलाइज्ड है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, दूसरे सेल स्पेशलाइज नहीं है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और इनकी खासियत ये भी है कि भाई ये 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, यू नो दैट। और हमारे शरीर में जितने नर्व्स होते हैं उन नर्व से हमारे अर्थ के कितने चक्कर लगा सकते हैं, इज इट लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, तो बताना ये सब। सो यहाँ पर जो हमारा जितना भी पूरा नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से बना हुआ है, ठीक है, जिसमें मेजरली सेंट्रल कंट्रोलर है ब्रेन, और उससे कनेक्टेड है उसका असिस्टेंट मान लो ये है स्पाइनल कॉर्ड, और उससे निकले हुए जो छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ है वो क्या है, वो नर्व्स है जो हमारे हर एक कोने तक जाते हैं, ठीक है। सो नर्वस सिस्टम में 2 मैं टाइप तो कैटेगराइज कर सकता हूँ। एक जो है बॉडी के एकदम बीचों बीच है ना, एकदम बॉडी के बीचों बीच है, सेंटर में है। सो कौन सा है उसमें, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। सो इसको मैं क्या बोलूँगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, इसको बोल देंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो नर्व्स है ये बॉडी के साइड में है, पेरीफेरी, साइड यानी पेरीफेरी में, सो दैट इज कॉल्ड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम,
है ना। तो दो कैटेगरी तो ऐसे ही बन गई सर इसकी, एक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट। इसके बाद है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या आता है, मैंने बता दिया ऑलरेडी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल में नर्व्स आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आते हैं। अब नर्व्स के भी दो टाइप्स है गाइस, दो टाइप्स कौन से हैं, देखो हमारी बॉडी में जो नर्व्स हैं जरूरी नहीं कि सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से ही निकले हों, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से भी निकले होंगे, इट्स ओके, बट हमारे फेशियल नर्व्स, मान लो यहाँ के जो यहाँ भी नर्व्स होंगे ना, तो यहाँ के नर्व्स के स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर आएंगे क्या, नहीं। तो यहाँ पे जो नर्व्स होंगे जो हमको सेंसेस दे रहे हैं वो सीधे सीधे ब्रेन से आए हैं। सो जो नर्व सीधे ब्रेन से निकल के आए हुए हैं दे आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियम क्या होता है, ब्रेन के ऊपर की कवरिंग, तो ब्रेन से एसोसिएटेड टर्म है। तो ब्रेन से जो निकला हुआ नर्व है जो आपके फेशियल पार्ट सब में आता है यहाँ पर, ठीक है, उस नर्व को बोलते हैं क्रेनियल नर्व। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है उसको क्या बोलते होंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत लॉजिकल है, यस दैट इज स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व यहाँ पे क्या है, यहाँ पर स्पाइनल नर्व, ये आना चाहिए इनडायरेक्टली। अभी देखो मतलब अगर बता रहे हम ऑब्जेक्टिव पूछने वाले हैं तो भाई इसी को घुमा फिरा के पूछेंगे, भाई हाथ में कौन सा नर्व होता है, क्रेनियल की स्पाइनल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ नर्व में क्या है, टाइप्स ऑफ नर्व में क्या है, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व और दूसरा स्पाइनल नर्व, ठीक है। होप यू गॉट दिस, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, ओके। क्रेनियल जो ब्रेन से निकला हुआ नर्व है, ब्रेन से एसोसिएटेड नर्व है, स्पाइनल नर्व इज स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड नर्व, ठीक है, ओके। देन वी हैव नर्व्स में, अच्छा इसकी भी और भी तरीके से कैटेगराइज किया है इसको, ये तो मैंने बता दिया, इसके अलावा एक और तरीके से कैटेगराइज किया है नर्व्स को, सोमैटिक नर्व एंड ऑटोनॉमिक नर्व, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। हालांकि उसको अलग ही कैटेगराइज करके भी देते हैं, बट यहाँ पर हम इसी को डिवाइड कर सकते हैं नर्व्स को एज सोमैटिक नर्व एंड ऑटोनॉमिक नर्व। नाउ व्हाट इज सोमैटिक एंड व्हाट इज ऑटोनॉमिक, ध्यान देना यहाँ पर। जो नर्व्स देखो यहाँ पर कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस एंड ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी क्या होता है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर मान लो ये अपना ब्रेन है, सपोज ये अपना ब्रेन है, ब्रेन से अगर किसी पार्ट को कुछ इंफॉर्मेशन भेजना है, मतलब ब्रेन क्या चाहता है कि मैं कुछ डिसीजन भेजूं कि भाई तेरा हाथ जल रहा है तो हटा तो ले, या मान लो कि तू बैठा हुआ है, उठ जा, खड़े हो जा भाई, जाना है वहां पर। तो ये जो ब्रेन जो इंफॉर्मेशन भेज रहा है, जिस नर्व से भेज रहा है, उसको बोलते हैं मोटर नर्व, ठीक है, जो डिसीजन लेके जा रहा है ब्रेन की तरफ से। लेकिन वहां से बॉडी पार्ट से जो इंफॉर्मेशन लेके आने का काम होता है, जो बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन लाने का काम होता है, वो इसी नर्व से नहीं होता, वो अलग नर्व से होता है जो ब्रेन तक। मान लो कि चींटी काट रही है पैर में, या चींटी काट रही है, ठीक है, तो ऐसे केस में इंफॉर्मेशन वहां से यहाँ जानी जरूरी है। तो वो क्या इंफॉर्मेशन है, वो सेंस है, सेंस को बॉडी ब्रेन तक ले जाया जा रहा है, तो इसलिए इस नर्व को क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व, दिस इज कॉल्ड सेंसरी नर्व, ओके। तो मोटर नर्व जो है वो क्या करता है, वो ब्रेन से डिसीजन को ले जा रहा होता है, और ये सेंस को ले आ रहा होता है। सो दिस इज मोटर नर्व एंड सेंसरी नर्व, ठीक है। अच्छा, तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। तो यहां पर क्या बोला है, सोमैटिक नर्व क्या करता है, सोमैटिक नर्व कंट्रोल्स वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या, जो कंट्रोलेबल है, जो हमारी विल से कंट्रोल हो सकता है, कैन बी कंट्रोल बाय अवर विल, ठीक है, जो कंट्रोलेबल है, हम अपनी सोच से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो
मसल्स को कंट्रोल करने वाला जो सोमैटिक नर्व, जैसे कि ये अब ये हाथ मान लो ऐसे मूव कर रहा है, सर डोले शोले दिखा रहे हो, है नहीं कुछ वैसे, तो ये जो ऐसे मूव कर रहा है, क्या मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता क्या? ए भाई रुक जा, ऐसे करना पड़ेगा क्या मेरे को? नहीं, आई कैन कंट्रोल दिस, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर इस मसल की तरफ जो नर्व गया होगा, कौन सा नर्व होगा? वो सोमैटिक नर्व है। सोमैटिक नर्व्स आर दे कैन कंट्रोल्स वॉलंटरी मसल्स, है ना। ये नर्व्स क्या करते हैं? वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ऐसे मसल को कंट्रोल कर सकते हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। एंड ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वैसे यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ जाने का काम भी सोमैटिक नर्व्स, मतलब जो भी वॉलंटरी टाइप की चीजें हैं वो सोमैटिक में आती हैं। और देखो इसका अपोजिट है ऑटोनॉमस, जिनको कंट्रोल नहीं हो सकता, कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है? क्या तुम कंट्रोल करता है क्या? रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा वो, तो वो ऑटोनॉमस में आया या ऑटोमेटिक में आया, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक या ऑटोमेटिक बोल दो, ठीक है। नर्व्स कंट्रोल इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शन, इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस, ठीक है। इसके भी दो प्रकार हुए, दो प्रकार कौन से? दो प्रकार, ध्यान देना इसके ऊपर। सम एडिशनल स्टफ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोनॉमस में दो टाइप्स, मतलब जो कंट्रोल नहीं हो सकते उसके भी दो टाइप्स, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, ध्यान देना अभी। मतलब ये कौन से नर्व की बात हो रही है? जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलंटरी। सिंपैथेटिक में क्या है? अरोजेस बॉडी टू एक्सपेंड एनर्जी। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या है? इट काम्स बॉडी एंड कंजर्व्स मेंटेन एनर्जी। यहाँ पर कट गया है, काम्स मतलब शांत करना, ये बॉडी को एक्साइट करता है, ये बॉडी को डी एक्साइट करता है। मैं लिखता हूं यहां पर, ठीक है। सिंपैथेटिक क्या करता है? बॉडी को एक्साइटेड स्टेट में ले जाता है, एक्साइट करता है। और ये क्या करता है? बॉडी को शांत करता है, डी एक्साइट करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर? एक्साइट करता है, डी एक्साइट करता है, व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? तो देखो यहां पर एनर्जी खर्च करना होगा। जब बॉडी एक्साइट होगी, एक्टिव होगी, ठीक है, तो उसमें एनर्जी खर्च होगी। एक्साइट बोलूं या फिर क्या बोल दूं? एक्टिव। और इस टाइम पे क्या होगा? बॉडी हो जाएगा पैसिव या डीएक्टिव, शांत हो जाएगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। जैसे अब ये किसकी बात हो रही है? जो कंट्रोल नहीं हो सकता ऐसे वाले की। अब मान लो तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया और बहुत बड़ा ही खूंखार है, दो दिन से कुछ खाया नहीं उसने, एकदम भयंकर वाला कुत्ता है, वो इंसान को भी काट लेगा। तो उस टाइम पे तुम क्या करोगे? बॉडी रिलैक्स रहेगा, कुत्ता आ रहा है आने दो, या शेर आ रहा है आने दो, ऐसे होगा क्या? नहीं, अपने आप से एक चीज जाग जाएगी जिसमें तुम दौड़ोगे, भाग जाओगे। तो ये सब क्या है सर? ये एग्जांपल ना आपको बहुत बेहतरीन दूंगा, अभी रुक जाओ। और डी एक्साइट मतलब शांत। मान लो तुम सोने जा रहे हो, जब तुम्हारा मन में है कि मेरे को सोना है, तो बॉडी क्या करेगी? अपने आप को रिलैक्स करती जाएगी, डी एक्साइट करेगी, एनर्जी को लो कर देगी। दैट इज पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक पैरा पैसिव, पैरा पैसिव, पैरा पी फॉर पैरा, पी फॉर पैसिव। आइए इसका एग्जांपल्स देखिए। और देखो यहां पर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक को फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं, फाइट और फ्लाइट। फाइट मतलब क्या? अपने आप को एक्टिवेट कर रहा है लड़ने के लिए या तो भागने के लिए। मान लो एक चूहे के पीछे बिल्ली पड़ गई, है ना, टॉम एंड जेरी, तो चूहा क्या करेगा? या तो अपने आप होता है ना उसमें, या तो अपने आप को तैयार करेगा, आ जाओ भाई चलते से लड़ते हैं, फाइट, या तो भाग लेगा, चाला करेगा, तो मालूम है भाई ये तेज है ना, ताकतवर है, भाग जाएगा वहां से, फ्लाइट। सो ये आइदर फाइट और फ्लाइट, ये दो ही चीज होती है। तुमने मूवीज में भी देखी होंगी, हीरो बड़ा चतुर होता है, वो देखता है कि भाई अगर मैं लड़ सकता हूँ तो ठीक है, नहीं तो निकल लेता है, फाइट और फ्लाइट, ठीक है। तो ये बॉडी को दोनों ही सिचुएशन में बॉडी क्या एनर्जाइज होनी है, चाहे लड़ना है तब भी, भागना है तब भी, है ना। तो इसमें क्या होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देख लो। और पैरासिम्पैथेटिक, जब रेस्ट एंड डाइजेस्ट, इसमें क्या होता है शांति से, जब तुम मान लो तुम, है ना, इसमें क्या कूल डाउन हो रहा है बॉडी, तो इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट नर्व्स भी कह सकते हैं इसको आराम से। ये दोनों ही चीजें, रेस्ट में भी ऐसे होता है, शांत होता है बॉडी,
डाइजेशन भी तभी सही हो पाता है जब बॉडी रेस्ट में है, तो इसलिए ये दो टर्म एक साथ यूज किए गए, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। यहाँ पर फाइट और फ्लाइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें आई प्यूपिल्स डायलेट, जब तुमको गुस्सा आएगा या डर होगा तो ये जो है ऐसे आई प्यूपिल्स थोड़े बड़े हो जाएंगे, ठीक है, थोड़े से बड़े हो जाएंगे, होता है ऐसे। एंड यहाँ पर क्या होगा, जब बॉडी रिलैक्स हो रही है, सो रहे हो, कार्टून में भी देखते हो रिलैक्स हो रही है, तो ये जो आई प्यूपिल है वो क्या हो गया, कंस्ट्रिक्ट हो गए, छोटे हो गए, सिकुड़ गए, ठीक है, ओके। और इसमें क्या होता है, दिस इनहिबिट्स सलाइवेशन, इसमें क्या होता है, इट स्टिमुलेट्स सलाइवेशन। देखो एक चीज बता रहा हूँ, जब तुम काम में लगे रहते हो ना, जब तुम कोई बहुत ही बेहतरीन या अपने इंटरेस्ट या कोई भी मतलब मेहनत के काम में किसी में लगे हुए हो, ठीक है, काम में एकदम पूरा ध्यान है, ऐसे टाइम पे कम ही भूख लगती है। काम में ध्यान है पूरा, कम भूख लगती है। किसी दिन बहुत ज़्यादा काम है, खाना कम खाओगे, ठीक है। और अगर बस घर पे बैठे हो, आराम से वर्क फ्रॉम होम है, स्टडी फ्रॉम होम है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, घड़ी घड़ी जाके हम फ्रिज खोलेंगे या जाके हम बर्तन में देखेंगे क्या है खाने को, है ना, तो ये लगा रहेगा। क्योंकि बॉडी जब रिलैक्स रहता है तो उस टाइम पे हमको क्या करता है, हमको सलाइवेशन, हंगर, ये सब बढ़ा देता है ना। तो बॉडी स्टिमुलेट सलाइवेशन, यहाँ पर क्या होगा, सलाइवा निकलना शुरू होगा, मतलब भूख लगेगी, मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इनहिबिट मतलब स्टॉप, सलाइवेशन नहीं होगा जब बॉडी एनर्जेटिक स्टेट में रहेगी। फिर रिलैक्सेस एयरवेज, यहाँ पर कंस्ट्रिक्ट एयरवेज। तो यहाँ पर क्या होता है, एयरवेज को रिलैक्स क्यों करना है, बहुत सारा ऑक्सीजन भेजना है बॉडी में, एनर्जी चाहिए। यहाँ पर कंस्ट्रिक्ट मतलब क्या हो जाएगा, उतनी एयरवेज, उतनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही, रिलैक्स है बॉडी, ठीक है। देन वी हैव इंक्रीजेस हार्ट बीट, ऑब्वियसली होता है, कभी गुस्सा आ गया या भाग रहे हो, डर लग गया, भाग रहे हो, है ना, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। वहाँ पे क्या होगा, रात में सो रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी, स्लो रहेगी, ठीक है। इनहिबिट स्टमक एक्टिविटी, मतलब स्टॉप करेगा स्टमक के, बताया ना मैंने। अगर तुम मान लो खाना खा के दौड़ने भाग रहे हैं, जा रहे हो, या तुम खेल कूद कर रहे हो, दर्द क्यों होता है पेट में, क्योंकि स्टमक एक्टिविटी जो है ऐसे वाली सिचुएशन में, एनर्जेटिक सिचुएशन में नहीं हो पाती सही से, ठीक है। खाना डाइजेस्ट प्रॉपरली कब हो पाएगा, जब तुम थोड़ा बॉडी को डी एक्साइट कर रहे हो, रिलैक्स ले जा रहे हो, कूल कर रहे हो उस टाइम पे, ठीक है। स्टिमुलेट मतलब तेज करना, इनहिबिट मतलब स्टॉप करना, ओके। तो ये सारी चीजें यू कैन सी दैट सो मेनी डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट यू कैन नाउ यू हैव द आइडिया, ठीक है। तो ये सोमैटिक में क्या था, इसमें नहीं, सोमैटिक में क्या था, सोमैटिक वाले में वो नर्व्स क्या करते हैं, ऐसे मसल्स को कंट्रोल करते हैं जो वॉलंटरी है। ऑटोनॉमिक में क्या है, जो इनवॉलंटरी है। ऑटोनॉमिक में भी दो टाइप, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। पैरा मतलब पैसिव, याद रखो, खत्म, ठीक है। आगे आगे आगे, ओहो न्यूरॉन आ गया भाई, न्यूरॉन आ गया, तो देख लो न्यूरॉन को ध्यान से भाई। न्यूरॉन इज सो गुड भाई, कितना बढ़िया लगता है देखने में एकदम। सो इसमें कुछ खास मार्किंग है जो तुमको ध्यान रखनी है, जैसे ये डेंड्राइट, डेंड्राइट है ना, जैसे जो एक्चुअली सेंस करते हैं। डेंड्राइट क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन को सेंस करने के लिए बने हैं, रिसीव करने के लिए, सेंस करते हैं इंफॉर्मेशन को। फिर ये सेल है, ऑब्वियसली सेल है, तो ये सेल बॉडी हुआ, मेन सेल बॉडी ये हुआ, ठीक है। ये साइड के हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसको डेंड्राइट बोल रहे हैं अपन। इसके बीच में क्या है, दिस इज ऑब्वियसली न्यूक्लियस, सेल में न्यूक्लियस तो होता ही है, ठीक है। फिर ये जो स्टेम है इसको बोलते हैं एक्सॉन, दिस स्टेम इज कॉल्ड एक्सॉन, ठीक है। हियर आर माइलिन शीथ भी है इसमें। फिर और एक क्या, रणबीर भी है इसके अंदर, कुछ तो बताना मुझे, ठीक है। तो इसमें इंटरनल मार्किंग्स भी है, बट फिलहाल दिस इज सेल बॉडी। सेल बॉडी ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं सेल बॉडी को, इसको साइटॉन भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज सेल बॉडी, साइटॉन, ये न्यूक्लियस, ये डेंड्राइट, ये एक्सॉन, ये नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, इंफॉर्मेशन यहाँ से ऐसे जा रहा होता है, इधर से रिसीव करके यहाँ से सेंस होता है और यहाँ से फिर ऐसे जा रहा होता है, फिर ये नेक्स्ट को ट्रांसफर करेगा और ऐसे रिले एक्शन से जलता जाएगा, ठीक है। आगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तो न्यूरॉन के टाइप्स देख लो। तो बेसिकली यहाँ पर 3 मेजर टाइप्स है न्यूरॉन के। एक है, मैंने बताया था ऑलरेडी, जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, जस्ट यू कैन सी दिस, ये वाला न्यूरॉन ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, तो इसको कौन सा न्यूरॉन बोलते हैं अपन, देखो ये एरो दिखा है, मोटर न्यूरॉन।
ठीक है, जो डिसीजन, ब्रेन के डिसीजन को या उस तरफ से डिसीजन को बॉडी पार्ट्स तक ले जा रहा है। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि इट इज ऑलवेज अ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से भी डिसीजन आ सकता है इन स्पेशल सिचुएशन, देखेंगे अब। सो दैट इज मोटर न्यूरॉन। और जो इंफॉर्मेशन बॉडी पार्ट से, जो सेंस बॉडी पार्ट से जा रही है ब्रेन के टूवर्ड्स, दैट इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंस को भेजते हैं। सेंस मतलब बॉडी पार्ट से जो भी सेंस सिग्नल जा रहे हैं वो जाएंगे ब्रेन की तरफ, है ना। सो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी। और एक ऐसा न्यूरॉन भी होता है जो मोटर और सेंसरी के बीच में ऐसा एक लिंक प्रोवाइड करता है, जो हो सकता है कि इंफॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ पास कर दे, ऐसा भी हो सकता है। दे आर कॉल्ड रिले न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं इनको? रिले न्यूरॉन। एक छोटा सा ना आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर ध्यान से, यू हैव अ ब्रेन। मान लो ये ब्रेन है कंपनी का मालिक, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और इससे ये जो सिग्नल निकल रहा है, ये जिस वायर से निकल रहा है, व्हाट इज दिस वायर? दिस वायर इज नर्व, ठीक है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व। तो अब ये समझ सकते हो कि तुम, ब्रेन क्या है? ये कंपनी का मालिक है, स्पाइनल कॉर्ड उसका असिस्टेंट है, और ये नर्व क्या है? ये उसके वर्कर्स हैं, ठीक है, कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं। तो अगर नॉर्मली स्पाइनल कॉर्ड का काम देख लेना क्या है यहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड इज एक्टिंग एज अ मैनेजर और असिस्टेंट ऑफ दिस बॉस, ठीक है। वो क्या करता है? ब्रेन या बॉस समझ लो, तो ब्रेन के इंफॉर्मेशन, ब्रेन चाहता है कि भाई मेरे एम्प्लॉइज को बताओ कि ये काम करना है, तो वो कौन किसको बताएगा? सबको थोड़ी चिल्ला के बताएगा, वो स्पाइनल कॉर्ड को बताएगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेंगे? सबको डिलीवर करेंगे इंफॉर्मेशन। और अगर वर्कर को कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, ठीक है, उनको छुट्टी चाहिए, तो वो किसको बताएंगे? स्पाइनल कॉर्ड को। और फाइनली वो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को इन्फॉर्म कर देगा। तो इट इज समवेयर एक्टिंग लाइक, स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहा है? वो इंटर कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है बिटवीन ब्रेन एंड दिस नर्व। ओके, इंटर कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है। ओके, देन वी हैव टाइप्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स के भी टाइप्स है, मैं इसको ना वाइप ऑफ करता हूँ। सेंसरी न्यूरॉन के टाइप, सेंसरी न्यूरॉन मतलब क्या होता है? जो ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन है, उसकी भी टाइप्स है। कौन से हैं? 5 सेंसेस है हमारी बॉडी में। 5 सेंसेस है, पता है ना, 6th सेंस भी होता है किसी को। सो हियरिंग, स्मेल, टच, विजन, टेस्ट, है ना। मतलब हम हियरिंग कर सकते हैं कान से, सो वी हैव ईयर, वी हैव नोज, वी हैव स्किन, वी हैव आई एंड वी हैव टंग। तो ये सब अलग अलग टाइप के सेंसेस हमको मिलते हैं। तो इसका मतलब न्यूरॉन्स भी, वहाँ पर जो लगे हुए न्यूरॉन्स है वो भी अलग अलग टाइप के। जैसे कि यहाँ पर वाला जो न्यूरॉन है वो स्पेशलाइज्ड है वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने में, है ना, इसलिए हम आवाज़ सुन पा रहे हैं। ये वाला जो न्यूरॉन है वो स्पेशलाइज्ड है ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन को या लाइट को सेंस कर पाने में, अलग तरीका है उसका, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड है केमिकल्स, इसमें टेस्ट बड क्या होता है? टेस्ट बड यानी वो ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो सेंस कर पा रहे हैं, केमिकल के टेस्ट को सेंस कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही टच को सेंस कर पाना, और ऐसे ही जो हम क्या बोलते हैं, स्मेल या ओडर को डिटेक्ट कर पाना। इसका सब पांचों अलग अलग टाइप के सेंस वाले न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। सो जस्ट चेक कर लो, थिग्मो रिसेप्टर न्यूरॉन्स। थिग्मो याद रखना, ये वर्ड का मतलब ही टच होता है। थिग्मो वर्ड का मतलब ही होता है टच। तो थिग्मो रिसेप्टर मतलब रिसीव करना। तो जो टच के सिग्नल को रिसीव कर पाए, जो टच के सिग्नल को सेंस कर पाए, ऑब्वियसली ये कहां पर रहेगा? स्किन के अंदर रहेगा, ठीक है। इनफैक्ट पूरे बॉडी में हमारे रहता है। सो थिग्मो रिसेप्टर न्यूरॉन्स कहते हैं उसको। दूसरे हो गए गस्टेटो। गस्टेटो इज समथिंग रिलेटेड टू टेस्ट। सो ये है टेस्ट। हाँ, कहां पर होगा? हमारे टंग के अंदर, ठीक है, रिलेटेड टू टेस्ट। गस्टेटो रिसेप्टर न्यूरॉन्स जो हमारे टेस्ट बड में होता है। ओके, अगला हुआ फोटो रिसेप्टर। फोटो का मतलब क्या है? फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, याद ना, फोटो वर्ड का मतलब लाइट होता है। फोटोग्राफी, तो लाइट के ऊपर बेस खेल है पूरा। सो फोटो रिसेप्टर न्यूरॉन्स मतलब जो लाइट को सेंस कर पाता है, आंखों में होंगे हमारे, ठीक है। देन वी हैव ऑडियो रिसेप्टर न्यूरॉन्स। ऑडियो रिसेप्टर न्यूरॉन्स, ऑडियो यानी कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली हमारे ईयर में, ठीक है। देन वी हैव ऑल्फैक्टो।
ऑल्फैक्टो इज रिलेटेड टू स्मेल, याद रखना, स्मेल या फिर ओडर, ठीक है। तो हमारे नाक में स्मेल से जुड़ा हुआ न्यूरॉन है ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, ठीक है। तो ये 5 टाइप के सेंस ऑर्गन के 5 डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स, ध्यान रखना। थिग्मो रिसेप्टर फॉर टच, गस्टेटो रिसेप्टर फॉर टेस्ट, और ऑल्फैक्टो रिसेप्टर फॉर स्मेल, और क्या था, क्या बचा, ऑडियो रिसेप्टर एंड फोटो रिसेप्टर। ऑडियो इज फॉर हियरिंग एंड फोटो रिसेप्टर लाइट सेंस करेगा आंखों में, ठीक है। तो ये हो गया अपने 5 सेंस ऑर्गन्स। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। कमिंग टू दिस न्यूरॉन, न्यूरॉन में, ठीक है, मतलब हमको पता लग गया सर, ये वाला इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं फर्स्ट, क्या है ये, डी से शुरू होता है। ये वाला है तुम्हारा समथिंग, क्या है बताओ, सेकेंड बोल दिया मैंने इसको। एंड दिस पार्ट इज, क्या बोलते हैं इसको, थर्ड। इस वाले हिस्से को मैं नाम देता हूँ फोर्थ, इसको नाम देता हूँ मैं फिफ्थ। बस तुमको बताना है ये 1 2 3 4 5 अभी पढ़ा था हमने, ओके। तो कमेंट करके बता देना कौन से पार्ट्स हैं ये, ठीक है। दिस इज अ न्यूरॉन ऑब्वियसली, पर ये क्या क्या पार्ट्स हैं बता देना, ओके। चलो आते हैं ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के बारे में आते हैं भैया। ब्रेन दुनिया भर की चीज़ें करता है, हमारे बॉडी का बॉस है वो ब्रेन। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, सो इट इज़ अ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स ब्रेन इज़ अ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, नो डाउट, ठीक है। अब ब्रेन में लेफ्ट और राइट ब्रेन, दो साइड में देखो क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो तुम्हारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, सो मच थिंग्स, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट साइड ऑफ द ब्रेन है, आप देख सकते हो। लेफ्ट साइड क्या क्या चीज़ें, एनालिसिस, लॉजिक, आइडिया, फैक्ट, मैथ, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ इस तरफ से ज़्यादा कंट्रोल होती है। और इस तरफ का देखो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, आर्ट, क्रिएशन, फीलिंग्स, तो दुनिया भर की चीज़ें यहाँ से, ठीक है। अच्छा पता तुमको लेफ्ट और राइट की कहानी मैं ऐसे बताता हूँ। एक्चुअली जब हम लेफ्ट और राइट बोल रहे हैं तो एक बात और, कि जो लेफ्ट हैंडेड है उनका कौन सा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है तुमको? लेफ्ट हैंडेड लेफ्टी लोग जो रहते हैं उनका ना राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है। जो राइट हैंडेड है, जो राइटी है, मैं राइटी हूँ, है ना, तो उनका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव। क्यों? क्योंकि वायरिंग ही उल्टी है। हमारी बॉडी का जो ये समझो 2 हाफ कर दिया आपने, तो हमारी बॉडी का जो राइट हाफ है दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। और हमारी बॉडी का जो लेफ्ट हाफ है ये पूरा एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? राइट ब्रेन। सो ये वायरिंग उल्टी है ऐसे, ठीक है, याद रखना। तो ये कहानी भी थोड़ी सी कनेक्ट करना अब तुम, ठीक है, इसके हिसाब से। अच्छा, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, ईच हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, ये दिस ऑलरेडी सेड, कमाल है। अब आते हैं अपन इसके ऊपर, ब्रेन का स्ट्रक्चर के ऊपर भैया। तो ब्रेन में जो आगे वाला हिस्सा है, ये देखो इतना बड़ा जो पूरा हिस्सा है, दिस इज 4 ब्रेन। 4 यानी क्या? फ्रंट का पार्ट, 4 ब्रेन, दिस इज 4 ब्रेन यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बीच में एकदम बीचों बीच ऐसा यहाँ ऐसे एकदम सेंटर में जो जाके जहाँ मिलेगा, सो दैट इज मिड ब्रेन। और ये जो हिस्सा है, दिस बैक, ये वाला पार्ट, दैट इज अ हाइंड ब्रेन। सो 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ओके। हाइंड यानी पीछे का, मिड यानी बीच में का, 4 यानी फ्रंट का, है ना। तो ब्रेन का डायग्राम या स्ट्रक्चर तुमको बनाने आना चाहिए। और बहुत बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है कि सर इसको बनाए कैसे। तो मैं छोटा सा बताता हूँ, ये जो है ना, पहले आप ये वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को बना सकते हो, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है इतना बना सकते हो। देन इट कम्स लाइक, उसके बाद दिमाग लगा दो ऐसे, ठीक है। उसके बाद कुछ लेयर्स बना दो। और ये बीच के पकौड़े कैसे बनाने देखो, तो देखो ये सी बना दिया, उल्टा सी बना दिया, फिर सीधा सी बना दिया, फिर उल्टा सी बना दिया, उल्टा सी, सीधा सी, उल्टा सी, सी तो सी। तो ये जो है ना,
चल जाएगा, मतलब इट्स नॉट लाइक कि तुमको वैसे ही बनाना, चल जाता है, ठीक है। इस तरीके से पूरा तुम बदोगे, बस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे ही करना है, कोई ज़रूरी नहीं है। एंड सर इसमें और एक चीज़ तो बना ही नहीं बहुत खास चीज़। यस, यहाँ पर एक फूल को भी बना दो, आउटलाइन बना रहा हूँ मैं थोड़ा सा, आई कैन ड्रॉ बेटर, नॉट बेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेरिबेलम। तो क्या क्या हिस्से हमारे ब्रेन में देख लो। द मेन पार्ट जो सबसे ज़्यादा जो ग्रे मैटर, दिस पार्ट इज सेरिब्रम, सेरिब्रम या थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस इज सेरिब्रम। फिर ये है सेरिबेलम, छोटा मेंदू, ठीक है, सेरिबेलम। मेजर पार्ट इज सेरिब्रम, दिस पार्ट इज सेरिबेलम। ये वाले पार्ट को देखो, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। देन वी हैव ये वाला पार्ट क्या है, देखो दिस पार्ट इज मेड्यूला, जो ये सोलन पार्ट है, दिस इज मेड्यूला, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। देन वी हैव ये वाला हिस्सा है पॉन्स, ये वाला हिस्सा है सेरिबेलम, ऑलरेडी सेड। और ये देखो पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम, पीएमसी, पीएमसी बैंक का घोटाला हुआ था यार, हमारे कुछ पैसे उसमें रहे, ओके। सो याद रखने में आसान होगा, पीएमसी, पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम, ये किसका पार्ट है, तुम्हारे हाइंड ब्रेन का। किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का। देखो ये वाला हिस्सा देखो तुम्हारा मिड ब्रेन है, और सेरिबेलम दिस इज योर फोर ब्रेन। अच्छा, ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग होती है, जो ये बोन की कवरिंग होती है, जो खोपड़ी जिसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्कल, या फिर साइंटिफिक टर्म में क्रेनियम। मैंने बताया क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकलता है। सो क्रेनियम इज द बोनी कवरिंग ऑफ द दिस ब्रेन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसको ड्रॉ करोगे एक बार, जैसे अभी यहाँ पर पॉज करके ड्रॉ दिस, और फिर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, ओके। प्रोटेक्शन दिख रहा है ये, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, ओके। तो ब्रेन का क्या क्या प्रोटेक्शन है देख लो। ये अपना स्कल तो हमने ऑलरेडी बोल दिया कि ब्रेन के, जो हमारा ब्रेन है काफ़ी डेलिकेट है। वाई वी नीड प्रोटेक्शन, बिकॉज इज सो डेलिकेट। तो ब्रेन के ऊपर जो ये बोन का कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड स्कल बोन। ये स्कल बोन है, ब्रेन के ऊपर ये स्कल है, ठीक है। तो स्कल बोन हो गया। उसके बाद एंड दिस इज सेरिब्रम, ये जो है ये सेरिब्रम है, ओके, ये सेरिब्रम है, ये तो ऑलरेडी डन। तो सेरिब्रम को ये पूरे, इनफैक्ट पूरे पार्ट को कवर करने के लिए तुम्हारा ये बोन है, स्कल बोन, देखो कितना जूम करके दिखाया है इसके बाद, ठीक है। और ये तुम्हारा, अब देखो इसके बीच में कितने सारे लेयर है। स्कल के जस्ट नीचे एक लेयर है जिसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर। जैसे होते हैं ना, तुमने आजकल के जो मैट्रेसेस आते हैं, जो हम बेड के ऊपर मैट्रेस लगाते हैं, उसमें अलग अलग लेयर होते हैं, ये लेयर वो लेयर। तो वैसे देखो यहाँ पर, ठीक है, वो फोम में जो है लेयर होता है, फोम, कॉयर, समथिंग समथिंग। तो वैसे देखो ये पहला सा बोन की जस्ट नीचे ड्यूरा मैटर, फिर उसके नीचे एरेक्नॉइड मैटर, उसके नीचे पाया मैटर। तो इसको आप इसको याद रखो, डैप, DAP। तो इसको बोलते हैं मेनिंजेस। तो हमारी स्कल और ब्रेन के बीच में 3 मेनिंजेस हैं, 3 लेयर्स हैं। डैप कौन सा ऊपर से ड्यूरा मैटर है ना, बोन के नीचे ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और फिर पाया मैटर। इसके बीच में एरेक्नॉइड स्पेस भी है, देखो ये वाला पार्ट में। इसमें एक खास फ्लूइड होती है, इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में खास फ्लूइड होती है जिसको क्या बोलते हैं, CSF। इज दैट, क्या ये BSF का भाई है? नहीं, दिस इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्यों है और क्या है, मैं बता देता हूँ। देखो ये ब्रेन है, ये स्कल है, इसके बीच में ये 3 लेयर भी हैं, मान लो ये 3 लेयर भी हैं, पर क्या इससे ये प्रोटेक्टेड होंगे? नहीं, ये बहुत डेलिकेट है। मान लो तुम जंप कर रहे हो, ऊपर से तुमने यहाँ से छलांग लगा दी, इतने से तुम जंप कर रहे हो, तब भी क्या होगा, वो जो ब्रेन है खट्टे से लगेगा, किसको, स्कल बोन को, ब्रेन को डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए एक शॉक अब्जॉर्बेंट, या एक बोल सकते हैं ना, जैसे हम गाड़ियों में भी होता है ना शॉक अब्जॉर्बर, ऑयल रहता है उसमें, उसके अंदर,
तो शॉक अब्सॉर्बेंट यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऑयल भरना पड़ेगा. व्हाट इज दैट ऑयल हियर? दैट लिक्विड इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सर सेरिब्रो फ्लूइड तो समझ में आ रहा है क्योंकि ब्रेन को कर रहा है. क्या ये स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है? यस. सो इट इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस है, सब एरेक्नॉइड स्पेस, उसके अंदर वो भरा पड़ा हो. ठीक है, टू अब्सॉर्ब दैट शॉक. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, आगे देखते हैं. अब आते हैं फोर ब्रेन के फंक्शन की तरफ. तो ये अपना फोर ब्रेन, मेनली फोर ब्रेन मतलब क्या है इसमें? इंपॉर्टेंटली दिस इज सेरिब्रम. तो चाहे तुमको बोले फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन या फिर तुमको बोले फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, वन एंड द सेम. तो ये हमारे इट इज अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन ऑब्वियसली, और सबसे मेजर पार्ट भी है, सबसे ज्यादा हिस्से में सेरिब्रम ही है. सो मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम. ऑलरेडी एक्सप्लेन, इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम. फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन, फंक्शन क्या होगा जरा सोचो. तो यहाँ पर याद रखना कि सेरिब्रम का मेजर फंक्शन होता है ऑल द वॉलंटरी एक्शंस, यानी वो एक्शन जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादातर वो यही हिस्सा करता है. ऑल द वॉलंटरी एक्शंस. वॉलंटरी एक्शंस क्या होता है? कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर विल. कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर विल. हमारी सोच से, हमारी चाहत से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे एक्शंस कौन परफॉर्म करता है, कौन कंट्रोल करता है? दिस मिड ब्रेन, फोर ब्रेन. ठीक है, इसके बाद थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. दिस इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्शंस, ऑलरेडी बताया मैंने. स्टोर्स इंफॉर्मेशन, मेमोरी है इसके अंदर, इंफॉर्मेशन स्टोर करने का पार्ट भी इसी का काम है. ठीक है, रिसीव्स सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट देम. ठीक है, मान लो तुम कोई किताब पढ़ रहे हो, तो जो देख पा रहे हो, या ये जो देख पा रहे हो, इससे तुम्हारे दिमाग में जो इंप्रेशन जा रहा है, जो चीज तुम समझ पा रहे हो, ये कौन से नर्व के थ्रू गया? सो दैट इज, है ना, सेंसरी है ना. तो ये सब जो भी सेंसर ऑर्गन्स है, सिर्फ आंखों का नहीं, कान, नाक, है ना, स्किन, ये सबका इंफॉर्मेशन कहाँ प्रोसेस होता है? इन दिस फोर ब्रेन पार्ट. अलग अलग हिस्से होते हैं, किधर ऑडिटरी लोब है, कहीं पे फोटो रिसेप्टर लोब्स है. तो हमारे, तुमने देखा होगा कई मूवी में ऐसा होगा कि सर पे चोट लगी और बंदा अंधा हो गया. कौन सा है वो? अमर अकबर एंथनी में वो तीनों की जो मम्मी होती है ना, कुछ पेड़ गिरता है और फिर वो अंधी हो जाती है. तो क्या है वो उस शायद उस हिस्से पे, फोर ब्रेन के उस हिस्से पे लगा होगा जहाँ से ये साइट का, है ना, विजन का जो पॉइंट है वो कनेक्टेड है. ठीक है, सो इट इज पॉसिबल. फिर सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, भूख लगना, ये जो इसका जो एसोसिएशन का जो सेंटर है भी उसी हिस्से में. ठीक है, तो ये हो गया अपना फोर ब्रेन का फंक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, और इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, पढ़ना ही है. ठीक है, तो मेनली क्या है देखो इसका फंक्शन में? कंट्रोल्स ऑफ द वॉलंटरी एक्शन, मेन थिंकिंग पार्ट, एंड इसके बाद साइट ऑफ हंगर, साइट ऑफ डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स. ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं. देन कमिंग टू फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. तो मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन को कंबाइन इसलिए दिया है क्योंकि ज्यादा फंक्शन तुमको है नहीं इसकी. ठीक है, सो हाइंड ब्रेन में ऑलरेडी हमने बताया क्या क्या चीजें आती है भाई. पॉन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला, ये सब हाइंड ब्रेन में आता है. ठीक है, इट हैज थ्री पार्ट्स. अब देखो सेरिबेलम का दिया हुआ है. सेरिबेलम का इट कंट्रोल्स पोस्ट, यहाँ पे मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, देखो मैंने पूरा डायग्राम में प्रॉपर दिखा है. सेरिबेलम क्या करता है? कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, प्रेसिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस लाइक पिकिंग ऑफ पेंसिल, राइटिंग सो प्रिसाइसली. तो बेसिकली हमारे बॉडी का जितना बैलेंसिंग वाला पार्ट है ना, ठीक है, स्ट्रेट हम खड़े हुए हैं, स्ट्रेट सीधी लाइन में हम वॉक कर पा रहे हैं, है ना, तो बॉडी के अंदर इतना बैलेंस कहाँ से मेंटेन होता है? सो दैट इज कंट्रोल्ड बाय सबकॉन्शियस, है ना. ये तुम सोच समझ के नहीं कर रहे, ये अभी अपने आप हो रहा है ना. साइकिल से एकदम स्ट्रेट लाइन में चल, मतलब राइड कर लेना, तो ये सब क्या है? दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय योर सेरिबेलम. ठीक है, सो जैसे कि कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी. ठीक है, द प्रेसिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, कोई भी काम जो वॉलंटरी एक्शन है वो कर तो लेते हो, वॉलंटरी एक्शन है, पर उसका प्रेसिशन,
है ना, हम लिख पा रहे हैं, पर कितना अच्छे से, कितना स्मूथली लिख पा रहे हैं, वो प्रिसिशन कहाँ से है, वो एक्यूरेसी कहाँ से आ रही, कंट्रोल्ड बाय दिस। ठीक है, इसके बाद मेड्यूला, तो मेड्यूला कंट्रोल्स एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, है ना। जब उल्टी आने वाली होती है तो हम चाह के भी उसको रोक नहीं पाते, वो निकल जाती है। सो दैट इज कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला, और ये सब इनवॉलंटरी है। ठीक है, इनवॉलंटरी। मिड और हाइंड ब्रेन में याद रखो मोस्टली ये कौन से काम संभालते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इनवॉलंटरी, मतलब कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर विल, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर विल, हमारी सोच से उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, सो ब्लड प्रेशर, अपने आप जो ब्लड का प्रेशर है वो मेंटेन हो रहा है। सलाइवेशन, भूख लग रही है, सलाइवा फॉर्म हो रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, देन पॉन्स, पॉन्स कंट्रोल इनवॉलंटरी, पॉन्स कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शंस, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, इनवॉलंटरी तो ये सब भी है, तो रेस्पिरेशन, सांस जो हम ले पा रहे हैं, याद रखो वो इसका फकार है। ओके, देन कमिंग टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस देख लो भाई। स्पाइनल कॉर्ड जो है, दिस स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टिब्रल कॉलम की हड्डी के अंदर बंद है, कैद है, इसके फंक्शन देख लेते हैं। सो देयर आर 31 पेयर्स ऑफ, ये आना 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड अराइज अलोंग द 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे जो स्पाइनल नर्व्स निकलती है, कितनी जोड़ी होती है, 31 पेयर। अब ये 31 पेयर क्यों है, ये बताओ जरा, वाई दिस इज 31 पेयर, क्यों 31 पेयर क्यों बोला ऐसे, वाई नॉट 62 डायरेक्टली, 31 पेयर क्यों बोला है? आई वॉन्ट दिस इन कमेंट सेक्शन गाइस, कम ऑन। ठीक है, बता सकते हो, अभी हमने आज इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया है। ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड का जो नर्व्स निकला है उसको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, बट स्पाइनल कॉर्ड का अपना फंक्शन क्या है? तो मैंने एक बताया कि भाई एक तो ये मैनेजर की तरह काम करता है। पहला तो ये है कि भाई ये दिस एक्ट्स एज अ मैनेजर। सो स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स लार्ज पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू द ब्रेन, है ना, मतलब सारे पार्ट से इंफॉर्मेशन ले जाना ब्रेन तक, और ब्रेन से इंफॉर्मेशन डिसीजन को ले आना, ये मतलब बेसिकली क्या करता है, ये इंटर कम्युनिकेशन का काम करता है, इंटरकॉम की तरह बिटवीन ब्रेन एंड वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो पहला तो ये काम हुआ। दूसरा काम है रिफ्लेक्स एक्शन, सेकेंड इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स मतलब जो एकदम क्विक होता है, इंस्टेंट होता है ना। तो मतलब बॉडी में ऐसी चीजें भी हैं, ऐसे ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो एकदम इंस्टेंट होने चाहिए, एकदम इमीडिएट। मैंने बताया जैसे कि तुमने गलती से एकदम गरम गरम पिघलते हुए लोहे पे हाथ रखने जा रहे हो, तुमने दूर से एहसास कर लिया, भाग चुके वहां से। तो इतना तेजी से जो काम होता है, या कोई चीज मान लो ऊपर से कोई भारी चीज गिर रही, तुम एकदम से हट गए, ये क्या रिफ्लेक्सेस है तुम्हारे। ठीक है, तुम्हारा ध्यान, मतलब मान लो साइकिल चला रहे हो, सामने से कोई किसी बस आई, एकदम से तुमने जो रिस्पॉन्ड किया वहां, सो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। अर्जेंट एक्शंस, इमरजेंसी वाले सिचुएशंस में जो बॉडी जो एकदम कमाल का एक्ट कर देती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तुम बोलते हैं ना इस बंदे के रिफ्लेक्सेस बड़े तेज है, रिफ्लेक्सेस, रिस्पॉन्सेस बड़े तेज है। ठीक है, तो दैट इज रिफ्लेक्स। अब क्या है उसमें, हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल। सो इट इज क्विक, इट इज क्विक, सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। क्विक, सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। हम ना उठने बैठने में, क्लैप करने में रिफ्लेक्स एक्शन नहीं दिखाते। ठीक है, ये अर्जेंट सिचुएशन में ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नी जर्क, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। नी जर्क वाला ना तुम एक वीडियो देखना, मतलब बहुत बढ़िया है यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये यही है, आ गया, देख लो। अब देखो ये यहाँ पर थोड़ी सी ना, यहाँ थोड़ा सा मारा, और ना ये अपने आप होता है, वो बंदा कंट्रोल नहीं कर रहा, या वो बंदा मूव नहीं कर रहा, छोटा सा वो यहाँ एकदम जोर से, तो ये अपने आप होता है। सो दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा रिसर्च करना, बहुत मजेदार चीज नीजर। ठीक है, तो और इसके अलावा कोई गर्म चीज पे हाथ रख दिया, या किसी ने सुई प्रिक किया, ऐसे कोई भी सिचुएशन में बॉडी बहुत तेज रिएक्ट करती है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क का जो यहाँ पाथवे है वो देख लो। सो पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्सेस पास थ्रू द रिफ्लेक्स एक्शन। तो आप देख सकते हो जैसे रिफ्लेक्स एक्शन, ये जो मैकेनिज्म है इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। पर ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये जो पूरा जो स्कीमेटिक डायग्राम आप देख पा रहे हो,
दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो जो ड्राइंग समझाएंगे वो रिफ्लेक्स आर्क है, और जो उसमें काम होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन है। इतना ही फर्क है। तो फर्क क्या है, बस ये पिक्चर देख रहे हो रिफ्लेक्स आर्क है, और जो हम ये पूरा मैकेनिज्म को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है, इस एक्शन को। तो देखो रिसेप्टर न्यूरॉन ने, या कह सकते हो स्किन में जो रिसेप्टर न्यूरॉन है उसने इंफॉर्मेशन लिया, ये गर्म चीज है भाई, इंफॉर्मेशन लिया, ये सेंस को कहाँ भेजा, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहाँ भेजा, ब्रेन तक भेजने की कोशिश करी। पर इसका जो मैनेजर है, कौन है इसका मैनेजर, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ने खुद ही समझ लिया कि यार ये तो इतनी अर्जेंट सिचुएशन है, हाथ नहीं हटाएंगे तो हाथ जल जाएगा, बॉडी के लिए खतरा है। ऐसे में स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक चलो एक सिग्नल भेज देता है, लेकिन वो वेट नहीं करता ब्रेन का, वो उसको पता है कि ऐसे में क्या रिस्पॉन्ड करना है, वो खुद काम कर देता है कि भाई मैंने ये काम आया था, सिचुएशन आई थी, मैंने सॉल्व कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने खुद डिसीजन बना लिया कि भाई इसको रिस्पॉन्ड करना है, मसल हटाना है वहाँ पर, वहाँ से हाथ हटाना है, और ये जो रिले न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ भेज दिया गया। ये दूसरा सेट ऑफ न्यूरॉन है, कौन सा है ये, दिस इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन, जो डिसीजन लेके आया है, भले ही ब्रेन से नहीं पर स्पाइनल कॉर्ड से। सो मोटर न्यूरॉन से वो डिसीजन गया, और जो इफेक्टर है, जो काम करेगा, कौन है, वो मसल। तो उस वहाँ नियरेस्ट जो मसल है वहाँ तक इन्फॉर्मेशन गया कि भैया हाथ हटा ले, खतरनाक सिचुएशन है, तो हाथ इसने हटा लिया। तो ऐसे याद रखना कि स्पाइनल कॉर्ड के दो फंक्शंस, एक तो इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन ब्रेन एंड वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, और दूसरा क्या है, दूसरा है कि वो रिफ्लेक्स एक्शन में खुद ही डिसीजन ले लेता है। अर्जेंट और इमीडिएट कामों में वो खुद डिसाइड करता है, सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लिया, डिसाइड किया, मोटर को भेज दिया, ठीक है, जिससे कि वहां पर काम हो जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, ब्रेन तक भी इंफॉर्मेशन जाएगी, पर उसने क्या किया, दोनों एक साथ किया, ले भाई ब्रेन तक बता देना मैंने एक काम आया था कर दिया, और यहाँ से उसने काम कर दिया। तो इस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन जो है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही धांसू चीज़ है भाई, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस में अब दो टाइप के रिस्पॉन्सेस हो गए, कौन से, वॉलंटरी रिस्पॉन्सेस, वॉलंटरी एक्शंस एंड इनवॉलंटरी एक्शंस, और एक हमने अभी क्या देखा, रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलंटरी एक्शन में वॉकिंग, सिटिंग, है ना, क्लैपिंग, वॉलंटरी एक्शंस, कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। इनवॉलंटरी, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग। इनवॉलंटरी, रेस्पिरेशन, सर रेस्पिरेशन तो कुछ हद तक वॉलंटरी है ना, I'm not talking about सिर्फ ब्रीथिंग की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ, सेलुलर भी आता है उसमें, यू नो। एंड रिफ्लेक्स एक्शन इज अगेन एक डिफरेंट कैटेगरी में अपने उसको रखा हुआ है। अब इसकी हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ पर मैंने बताया था हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, ये हार्मोन वाला सिस्टम प्लांट्स में भी होता है और ह्यूमंस यानी एनिमल्स में भी होता है। तो हम यहाँ पर हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो है वो ह्यूमन वाला भी देखेंगे, प्लांट वाला भी देखेंगे, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विथ, अच्छा प्लांट हार्मोन का सवाल मैंने पूछा था। So plant hormone is also called phytohormone, phyto, PHYTO, phyto टर्म का मतलब ही प्लांट ही होता है, तो प्लांट हार्मोन इज phytohormone, वन ऑफ द सेम। और दूसरा ह्यूमन का हम हार्मोनल सिस्टम देखेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ द प्लांट हार्मोन देखेंगे पहले, ठीक है। सो प्लांट हार्मोन और फाइटोहॉर्मोन्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनका हार्मोन मेनली ग्रोथ से रिलेटेड होता है, या तो ग्रोथ करने वाला या तो ग्रोथ स्टॉप करने वाला, ठीक है, ग्रोथ इनहिबिट करने वाला, तो उसके लिए ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कह सकते हैं प्लांट हार्मोन्स को, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, जैसे मैंने बताया, एक ग्रोथ प्रमोट करने वाले यानी ग्रोथ को कराने वाले, और दूसरे ग्रोथ को स्टॉप करने वाले, ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले, कंट्रोल करने वाले, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन के अंदर ग्रोथ प्रमोटर वाले में देखो ऑक्सिन दिया हुआ है एक आपको, जो सेल इलोंगेशन, सेल के इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका एक्शन कैसे होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा है गिबरेलिन, तीसरा है साइटोकिनिन, ये सब ग्रोथ करने वाले, ग्रोथ को मतलब जल्दी जल्दी ग्रो कराने वाले ये हॉर्मोन्स है। देन वी हैव ग्रोथ इनहिबिटर्स के अंदर है एब्साइसिक एसिड और इथाइलिन। तो लेट अस सी ए वन बाय वन। यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सिन का देखते हैं, जो कि सेल इलोंगेशन करके क्या काम करता है वो अपने को देखना है हियर, ओके। सो एज यू कैन सी, अब जब मान लो ये देखो सन ऊपर की तरफ, एकदम सन ऊपर है, उस टाइम पे ये जो हार्मोन है, ये जो हमारा ऑक्सिन है, देखो ऊपर की तरफ आ गया, एंड सेल को इलोंगेट करने का काम ये इस तरह कर रहा है, स्ट्रेट मैनर में, तो सीधा ग्रो कर रहा है, सीधा ग्रो कर रहा है, ओके। कहाँ गया यार भैया, हाँ, ओके। इसके बाद अगर मान लो कि देखो अब सन एक तरफ ऐसा है कि प्लांट के एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में सन है, तो उस टाइम पे क्या होगा
कि ये जो है ऑक्सिन जो है वो थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में, वो ना थोड़ा शेडी साइड में रहना पसंद करता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ, जैसे लाइट सेंसिटिव है मान लो, तो लाइट जब इस तरफ से आ रही तो उसके अपोजिट सारे ऑक्सिन इस तरफ आ गए, तो ऑब्वियसली जिस तरफ ऑक्सिन आ गए उस साइड में क्या होगा, सेल की इलोंगेशन ज्यादा होगी, सेल की इलोंगेशन ज्यादा होगी यानी वहां पर ग्रोथ ज्यादा दिखेगी। तो आई गेस यहाँ पर आपको समझना कि ये वाला पार्ट ज्यादा ग्रो करेगा, ये कम ग्रो करेगा, तो समवॉट लाइक दिस। ठीक है, ये देखो यहाँ पर सेल इलोंगेशन ज्यादा हुआ और ये कम, और इसकी वजह से ऐसा लगता है कि लाइट, दिस प्लांट इज बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, पता है ना, अगर मान लो एक कमरे में आपने रखा है पौधा और उसमें एक विंडो लगा हुआ है, तो पौधे की टेंडेंसी क्या होती है, वो लाइट की तरफ जाएगा और विंडो की तरफ से निकलेगा बाहर। ठीक है, सो व्हाई इज इट हैपनिंग, बिकॉज ये ऑक्सिन जो है वो लाइट सेंसिटिव है, जहां जिस एक डायरेक्शन में लाइट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो आ जाएगा और वहां पर ग्रोथ ज्यादा करेगा, जिससे दिस प्लांट विल बी, इट विल बी अपीयरिंग दैट इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, ये हो गया अपना ऑक्सिन का। इसके बाद देखते हैं गिबरेलिन, ये जो दूसरा वाला है, व्हाट इज दैट, क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स स्टेम इलोंगेशन। ठीक है, तो देखो ये कंफ्यूज नहीं होना, व्हेन इट इज ऑक्सिन तो सेल इलोंगेशन, और जब आ रहा है गिबरेलिन तो यहाँ पर स्टेम इलोंगेशन, स्टेम इलोंगेशन एंड लीफ एक्सपेंशन, यानी जो डंटी होती है प्लांट में, जो उसका स्टेम होता है और जो पत्ते होते हैं वो एक्सपैंड और इलोंगेट करने का काम कौन करता है, गिबरेलिन। और साइटोकिनिन में दो वर्ड्स है, साइटोकिनिन में दो वर्ड्स है, कौन से, एक है साइटो जिसका मतलब होता है सेल, और दूसरा है केनेसिस, केनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन। सो दिस इज अ हार्मोन जो क्या करता है, इट प्रमोट्स सेल डिवीजन, और मेनली ये कहाँ पे पाया जाएगा, ऐसी जगहों पे, ऐसे प्लांट के उन एरियाज में जहां पर ग्रोथ बहुत तेजी से होनी है, जैसे फ्रूट, सीड। ठीक है, सो ज्यादातर ये कहाँ पाया जाता है, फ्रूट हो गया, सीड हो गया और एटसेट्रा भी हो गया। ठीक है, सो इसका काम याद रखना, साइटोकिनिन इट प्रमोट्स रैपिड सेल डिवीजन। साइटोकिनिन क्या करता है, इट प्रमोट्स रैपिड सेल डिवीजन, इट प्रमोट्स रैपिड सेल डिवीजन। ठीक है, अगला है अपना एब्साइसिक एसिड। ठीक है, एब्साइसिक एसिड का ये काम है, देखो पत्तों का झड़ना, पत्ते होता है ना, पत्ते झड़ना, तो इसको बोलते हैं विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स या फिर शेडिंग ऑफ लीव्स। तो जो दैट इज कंट्रोलिंग ग्रोथ बेसिकली ना, ग्रोथ को कंट्रोल करने की चीज है कि भाई पत्तों को झाड़ रहा है अपने अंदर से, सो विल्टिंग ऑफ, सो इट इज ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ऐसे लिख सकते हो। एब्साइसिक एसिड इज ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन विच प्रमोट्स विल्टिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, या फिर इट्स इफेक्ट, टेक्स्ट में ऐसे दिया हुआ है, इट्स इफेक्ट इंक्लूड्स विल्टिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, यानी पत्तों का झड़ना। एंड कमिंग टू इथाइलिन, तो इथाइलिन क्या करता है, देखो जरा यहाँ पर, इथाइलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखो मतलब अगर फ्रूट ग्रो हो गया बिकॉज ऑफ साइटोकिनिन ग्रो हो गया, अब उसको पकाना है, अब उसको राइपन करना है, तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट, द ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज एंड द एब्सिशन और शेडिंग ऑफ लीव्स, ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो शेडिंग ऑफ लीव्स उसका भी था, एब्साइसिक का भी, इसका भी है। ठीक है, इथाइलिन का। सो फ्रूट का पकना, ठीक है, फ्लावर जो है वो खिलना, बिकॉज अब वो मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है क्या है, दिस इज ग्रोथ इनहिबिटिंग, भाई जो फ्रूट है अब ग्रो हो गया, अब उसको पका दो, हटाओ उसको। ठीक है, स्टॉप करो, कंट्रोल करो, सो दैट इज योर ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, तो ये याद रखना है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर कुछ देखो ये चार्ट दिया हुआ है, जो लोगों ने भी टारगेट 95+ वाली वीडियो देखी है, आई होप इसको भली भांति समझ रहे होगे। ठीक है, सो दिस इज जर्मिनेशन। अब देखो अलग अलग जो हॉर्मोन्स हैं, अलग अलग हॉर्मोन्स के क्या क्या काम है। सो गिबरेलिन जो है सीड जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन प्रमोट करता है। ठीक है, फिर ग्रोथ टू मैच्योरिटी कराता है, ओके, और फ्लावरिंग कराता है, फ्रूट डेवलपमेंट कराता है। आपने देखा गिबरेलिन जो है वो क्या करता है, ग्रोथ करने वाला, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। ओके, क्या नहीं कराता, एब्सिशन यानी पत्तों का झड़ना, ये नहीं होता। और सीड डोरमेंसी मतलब सीड के अंदर
जो मतलब सीड में से जब तक जर्मिनेशन नहीं हो रहा तब तक वो डोर्मेंट स्टेट में है, ठीक है। तो अपने आप सीड को रोक के रखना, ये रोक के रखने वाला, ये कंट्रोल करने वाला काम गिबरेलिन का नहीं है, बिकॉज इट इज ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। तो ये ग्रोथ इनहिबिटिंग फंक्शंस है, ठीक है। ऐसे ही अपना ऑक्सिन भी है, ऑक्सिन भी देखो ज्यादातर चीजें कर रहा है, ये दो चीजें नहीं कर रहा, ठीक है। और एक चीज क्या नहीं कर रहा, जर्मिनेशन इसका डिपार्टमेंट नहीं है, ऑक्सिन का जर्मिनेशन इसका डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। सेल इलोंगेशन का मेनली इसका काम है, ठीक है। इसके बाद साइटोकिनिन की बात करें जो सेल डिवीजन करता है, तो ये सारी चीजों में इसके काम आता है साइटोकिनिन। और यहाँ भी इसका भी काम जर्मिनेशन का नहीं है, जर्मिनेशन वाला काम इसका नहीं है। जब जर्मिनेशन होने के बाद जो ग्रोथ होगी ऑब्वियसली वो उसके रिस्पॉन्सिबल होगा। और यहाँ पर भी दिस इज ऑल्सो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, तो इसका भी काम ग्रोथ को इनहिबिट करना नहीं है। अब आते हैं इथाइलिन और एब्साइसिक एसिड पे, दोनों ग्रोथ इनहिबिटिंग, दोनों एक कैटेगरी में ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। इसलिए देखो ये जो एब्सिशन वाला और सीड डोर्मेंसी वाला, इनमें हमने टिक किया हुआ है। और अगर हम बात करें इथाइलिन की, वो भी पत्तों का झड़ना कंट्रोल करता है, वो पत्तों का झड़ना कराता है। और दूसरा सीड डोर्मेंसी इसका डिपार्टमेंट नहीं है इथाइलिन का, ठीक है। ऑल्सो ये देखो, ये तो एब्सिसिक एसिड तो ग्रोथ की ज्यादातर कोई भी काम नहीं करता, ठीक है। इसके बाद इथाइलिन की बात करें तो ये दोनों चीजें इसकी नहीं है, जर्मिनेशन नहीं है, ग्रोथ मैच्योरिटी नहीं है, ग्रोथ टू मैच्योरिटी। फ्लावरिंग जो है वो इथाइलिन की मदद से होता है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा ना इथाइलिन में फ्लावरिंग वाला। ओके, सो दिस पार्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम ह्यूमन हॉर्मोन्स, यानी कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ हम यहाँ पर आते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं सर ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, तो बहुत सारे ग्लैंड्स है वैसे तो, ठीक है, मतलब और भी एक्स्ट्रा एडिशनल है, पर उतने हम नहीं कर रहे। वी आर डूइंग विद जो अपने को काम है भाई। तो इसमें अपन देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों बोला जाता है मास्टर ग्लैंड? बिकॉज ये इस पूरी टीम का कैप्टन है, सारे लोगों को मैनेज करना भी इसका काम है, इसका अपना भी काम है और इस दूसरों को मैनेज करना भी इसी का काम है। सो दिस इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। पिट्यूटरी ग्लैंड देखो कहाँ पर, एक छोटी सी, एक्चुअली इसकी मार्केट नहीं किया है, हियर इट इज, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद है थायराइड ग्लैंड, ये देखो बो टाई की शेप का है थायराइड ग्लैंड, ये हमको करना है। पैराथायराइड भी दिया हुआ है, डिटेलिंग नहीं करनी इसकी, ठीक है। थाइमस भी है, बट स्टिल देखो जिसको मैंने मार्क किया उतना वो काफी है। पैंक्रियास, ये तुमने देखा ही है, पैंक्रियास दोनों में आता है, वो एक्सोक्राइन के अंदर भी आता है, एंडोक्राइन के अंदर भी आता है। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन? देखो ग्लैंड क्या होते हैं, ग्लैंड वो ऑर्गन होते हैं जो दैट सेक्रीट हार्मोन या फिर एंजाइम नॉर्मली, ठीक है। तो ग्लैंड वो हार्मोन होता, ग्लैंड वो ऑर्गन या वो टिश्यूज होते हैं जो हार्मोन सेक्रीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी भी दो कैटेगरी, कौन सी दो कैटेगरी होती है भैया? इसकी दो कैटेगरी होती है, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या फर्क है? देखो अब देखो एक सिंपल सी बात समझना कि मान लो ये ग्लैंड है, ये हार्मोन सेक्रीट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तो टारगेट है इसका, किसी ना किसी जगह पर भेजना है इसको, है ना। अगर चिट्ठी भेज रहे हो तो कहीं ना कहीं तो उसका डेस्टिनेशन होगा, तो जिस लोकेशन पे इसको भेजना है उसको टारगेट साइट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टारगेट साइट। तो ग्लैंड जो है वो हार्मोन टारगेट साइट तक कैसे पहुंचा रहा है? अगर वो उसके पास कोई स्पेशल डाकिया नहीं है, अगर जाते हुए के साथ ही संदेशा भेजना है, जाता हुआ कौन है? ब्लड, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो कर ही रहा है। तो अगर ग्लैंड को पता है कि भाई मेरे लिए कोई स्पेशल ट्यूब बनी ही नहीं है हार्मोन भेजने के लिए टारगेट तक, तो मैं क्या करूंगा, मैंने बहते पानी में भेज दिया संदेश, है ना, यानी ब्लड स्ट्रीम के अंदर भेज दिया और सीधे टारगेट साइट तक वो, मतलब जब ब्लड घूम के वहां गया, मैसेज वहां पहुंच गया। तो व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिक ट्यूब, नो स्पेशलाइज्ड ट्यूब को डक्ट भी कहते हैं, व्हेन देयर इज नो स्पेशलाइज्ड डक्ट, ब्लड के थ्रू ही काम करना है, तो ऐसे डक्टलेस ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन। एक सेकंड, एंडोक्राइन, जब ग्लैंड और टारगेट साइट के बीच में कोई स्पेशल ट्यूब नहीं है, कोई भी ट्यूब स्पेशल नहीं है, तो दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। और जब
ग्लैंड और टारगेट साइट के बीच में ट्यूब बनी हुई है, स्पेशल ट्यूब। जैसे तुमने देखा होगा लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर से कुछ केमिकल जाने के लिए बाइल डक्ट बना हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाने के लिए। क्या था वो केमिकल? बाइल जूस, बाइल सॉल्ट। तो किस में आएगा? एक्सोक्राइन में। इसलिए हम यहां पर नहीं पढ़ रहे उसको, उस ग्लैंड को यहां नहीं पढ़ रहे, ठीक है। पैंक्रियास दोनों में आता है। पैंक्रियास का देखो ट्यूब था जिसकी मदद से वो ट्रिप्सिन और क्या था, ट्रिप्सिन और लाइपेज भेज रहा था, पैंक्रियाटिक जूसेस। सो पैंक्रियास वहां पर एक्सोक्राइन सिस्टम में भी काम कर रहा है, वहां पर भी फंक्शन है उसका, और वो इस टीम के अंदर भी है। डक्टलेस वाला भी उसका फंक्शन है, वो भी हम देखेंगे। तो पैंक्रियास एक्सो एंडो दोनों में आता है। वैसे लार्जेस्ट ग्लैंड इज लीवर, ठीक है। तो अब आते हैं, हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी कि डक्टलेस ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं हम यहां पर। वी आर टॉकिंग अबाउट डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। डक्टलेस ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, अब ये सब बता दिया मैंने। अब और इसके अलावा ये मेल्स के अंदर टेस्टिस और फीमेल्स के अंदर ओवरी। तो ये सब बारी बारी से देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का अपना फंक्शन क्या है देख लो। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो खुद के लिए, या फिर एक जो उसका खुद का रोल है वो ये है कि भाई वो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करता है, जिससे ग्रोथ मैनेज होता है ना। सो इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। देखो दो काम है। पहला देखो, जैसे हमारे टीम के कैप्टन, जैसे मान लो क्रिकेट टीम इंडिया के कैप्टन की बात करें, तो अपना भी उनका होता है ना भाई, इतने स्कोर बनाए या इतना विकेट लिए, जो भी है, और इसके अलावा वो टीम को भी मैनेज करते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी है। वाई दिस इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये खुद का काम इसका ग्रोथ है, और बाकी क्या काम है, ये दूसरे ग्लैंड्स को, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, यानी जो बाकी दिए हुए हैं उन सबको भी कंट्रोल करता है। कैसे करता है? तो वो ऐसे हार्मोन सेक्रेट करता है जो बाकी सबको स्टिमुलेट भी करते हैं और कंट्रोल भी, स्टॉप भी करते हैं। कि भैया देख थायराइड, तेरे को ना हार्मोन सेक्रेट करना है अभी, तेरे को अभी नहीं करना, अब स्टॉप करना है। तो ये सारी चीजें पिट्यूटरी ग्लैंड मैनेज करता है। और लॉजिक भी सही है, क्योंकि वहां पर क्यों वो, उसके पास इतना पता कैसे चलता है भाई? सीधे सीधे ब्रेन के पास है वो। सो इट हैज ऑल द नॉलेज, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगला, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? दैट हार्मोन इज थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन का काम क्या है? इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म रेट, यानी जो हम खाना खा रहे हैं उससे प्रॉपर एनर्जी मिले, है ना, बॉडी उसको यूटिलाइज करे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन सेक्रेट करता है, और वो चीज क्या करती है? थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करती है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट बैलेंस ग्रोथ। बैलेंस ग्रोथ कराने का काम भी थायरोक्सिन का है। तो अगर मान लो, अगर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुमको ये समझना है कि अगर इसका कम या ज्यादा होने से भी दिक्कत हो सकती है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ने ज्यादा ग्रोथ हार्मोन, देखो यहां बता रहा हूं पहले, पिट्यूटरी ग्लैंड ने ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट कर दिए तो उससे क्या हो सकता है? एक कंडीशन कॉल्ड जाइजेंटिज्म। एकदम खली को देखो ना, वैसे लंबू, और कितने लंबे लंबे लोग होते हैं ऐसे। तो ये जाइजेंटिज्म क्या होता है? जिसमें ज्यादा ही ग्रोथ हो गई, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन कम सेक्रेट हुआ तब भी एकदम बौनापन आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। सर्कस में देखिए छोटे छोटे जोकर्स होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। जाइजेंटिज्म ज्यादा ग्रोथ हार्मोन, एकदम हाइट बड़ी बड़ी, एकदम हाथ ऐसे बड़े बड़े। ड्वार्फिज्म इज कम ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ नहीं होगी ज्यादा, ठीक है। इसके बाद थायरोक्सिन की बात करते हैं। अगर थायरोक्सिन, देखो थायरोक्सिन प्रॉपरली यूटिलाइज तब हो पाता है, थायरोक्सिन बॉडी में सही तरीके से यूटिलाइज तब हो पाएगा, यूज तब हो पाएगा जब हम आयोडीन की मात्रा सही ढंग से कंज्यूम कर रहे हैं। आयोडीन मतलब ऐसे रॉ आयोडीन नहीं जो अपने सॉल्ट में मिल जाता है वैसा वाला, ठीक है, वो वाला आयोडाइज्ड नमक से अगर हमको, या सिर्फ नमक से नहीं, सी फूड से भी मिलता है। तो वो चीज़ अगर आयोडीन हमारी बॉडी में सही ढंग से सही तरीके से पहुंच रहा है तो दिस थायरोक्सिन बिकम्स यूजफुल इन दिस। पर अगर हमने आयोडीन का अमाउंट कम है हमारी बॉडी में, आयोडीन अगर हमको उतना नहीं मिला, कम है, इन दैट केस क्या होता है कि थायरोक्सिन जो है वो प्रोड्यूस तो होगा लेकिन यूजफुल नहीं रहेगा। सो दैट एक्युमुलेट्स हियर, यहाँ स्लोली स्लोली जमा होते जाएगा बिकॉज इट इज नॉट यूजफुल नाउ। तो वो इधर स्वेलिंग लाएगा एंड दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, गॉइटर। क्या बोलते हैं उसको? गॉइटर, ठीक है। बट ये अडल्ट्स में होता है ना, अडल्ट्स में। बच्चों में, इन्फेंट में क्या हो सकता है, छोटे बच्चों में क्या हो सकता है, अगर आयोडीन की कमी हुई, थायरोक्सिन अगर यूजफुल नहीं रहा, तो इन दैट केस बच्चों के अंदर बैलेंस ग्रोथ नहीं हो पाएगा, इनफैक्ट मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाएगा।
इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम आयोडीन वाला नमक। जो पहाड़ी नमक होते हैं, जो रॉक सॉल्ट होते हैं, जैसे काला नमक, सेंधा नमक, अगर सिर्फ वही कंज्यूम किया जा रहा है तो उसके अंदर आयोडीन उतना ज़्यादा होता कुछ नहीं। आयोडाइज्ड सॉल्ट कौन सा है? जो समुद्र से निकला हुआ नमक है, ठीक है, वो ज़्यादा आयोडाइज्ड होता है एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो कंज्यूम करना ज़रूरी है। जो लोग पहाड़ी एरियाज़ में रहते हैं और जो सिर्फ रॉक सॉल्ट ही कंज्यूम करते हैं, उनमें गॉइटर और ये जो मेंटल डेवलपमेंट का रुक जाना बच्चों में, ये चीज़ बहुत कॉमन होती है। तो वहाँ पर जो इंजेक्शंस के थ्रू जो है आयोडीन के वो कंपाउंड्स सेंड किए जाते हैं, बाय गवर्नमेंट वो प्लान्स किए जाते हैं, ठीक है। सो ये हुआ अपना थायराइड, थायरोक्सिन का। देन कमिंग टू पैराथायराइड। पैराथायराइड जो हार्मोन रिलीज करता है वो है पैराथ हार्मोन। और ये पैराथ हार्मोन क्या करता है? इट कंट्रोल्स कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। बॉडी में कैल्शियम का बैलेंस जो है वो पैराथायराइड मेंटेन करता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहें, ठीक है। अगला है एड्रीनल ग्लैंड। देखो एड्रीनल जो किडनी से ऊपर चिपका पड़ा है, दिस इज़ वेरी ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का अमेजिंग ये ग्लैंड है, जो एड्रीनलिन नाम का हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसका काम है बॉडी को प्रिपेयर करना फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पढ़ा था। सिंपैथेटिक में क्या होता है कि यार ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जब या तो फाइट करना पड़ेगा या तो फ्लाइट करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। तो इन दोनों ही कंडीशन के लिए बॉडी को तैयार करना जरूरी है कि भाई सांसें तेज हो गई, ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रहा है, रेस्पिरेशन ज़्यादा हो रहा है, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, स्वेट भी ज़्यादा निकल रहा है। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है? बॉडी तैयार हो। तो ये कौन करा रहा है? अंदर एक हार्मोन रिलीज हुआ है, दैट इज एड्रीनलिन, जिसको एड्रीनल ग्लैंड ने सेक्रेट किया है, ठीक है। सो इट प्रिपेयर्स बॉडी फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन। इसका इफेक्ट ये भी है कि कभी मान लो ऐसे बहुत भयंकर चोट लग जाती है ना, तो उस मोमेंट दर्द नहीं होता, बिकॉज ये ज़्यादा सेक्रेट होने से ये पेन को कम कर देता है, ठीक है। ऐसे ही होता है, मतलब अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो। मेजर एक्सीडेंट्स में भी उतना पेन, जितना पेन होना चाहिए वो नहीं होता, लेकिन जब वो बाद में जब जाएगा डॉक्टर के पास, उसके बाद उसका पेन शुरू होगा, पेन किलर्स लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज क्या करता है? पैंक्रियाज एक हार्मोन सेक्रेट करता है इंसुलिन, और इंसुलिन का काम देखो हमने वहां पढ़ा एक्सोक्राइन में, ट्रिप्सिन और लाइपेज, वो एक्सोक्राइन सिस्टम के थ्रू हो गया, जिसमें डक्ट के थ्रू था, ये डक्टलेस वाला है। ये इंसुलिन ब्लड में सेक्रेट करेगा, जिससे क्या होगा? इट कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल, इट कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल। और इसका एक दूसरा भाई भी, मतलब पैंक्रियास एक और हार्मोन सेक्रेट करता है विच इज कॉल्ड ग्लूकेगॉन। एक और हार्मोन सेक्रेट करता है ग्लूकेगॉन। ये अपोजिट सिचुएशन में, जब ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है बॉडी में, तो क्या सेक्रेट होगा? ग्लूकेगॉन, टू इंक्रीज दैट लेवल टू नॉर्मल। अगर ब्लड शुगर नॉर्मल से ज्यादा हो गया है तो उसको शूट अप हो गया है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए कम करना है, इन दैट केस बॉडी में या जो हमारा पैंक्रियाज है वो इंसुलिन सेक्रेट करेगा। कमिंग टू टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? दैट वी ऑल नो, 8 में पढ़ा हुआ तुमने। टेस्टिस, ये टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करता है, जिसका काम है टू कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल्स के अंदर होगा ये ऑब्वियसली, ठीक है। और इसका ही ऑप्शन दूसरा फीमेल के अंदर क्या है? ओवरीज, विच इज सेक्रेटिंग कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और इसका भी काम वही है, टू कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन किसमें? फीमेल के अंदर, ठीक है। सो दैट टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरीज, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन किसमें है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ओके। एंड देन कमिंग टू फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म देख लो भाई, एक अलग सा टॉपिक है, डिफरेंट सा टॉपिक है, एंड यू शुड नो भाई क्या होता है इसमें। इट रेगुलेट्स द एक्शन ऑफ हार्मोन, मतलब बॉडी में हार्मोन कब कितना रिलीज करना है, कब स्टॉप करना है, कब बढ़ाना है, कब कम करना है, कैसे काम करता है वो चीज़, है ना। कि भाई मान लो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा तो कैसे उसको कंट्रोल करके नॉर्मल करना है, कम हो गया तो कैसे उसको इंक्रीज करना है, कैसे पता लग रहा है। तो एक मैकेनिज्म है जिसको एक सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करी गई है। देखो जरा यहाँ पर कि मान लो ये हमारा नॉर्मल स्टेट है, हमारी बॉडी का नॉर्मल स्टेट, और बॉडी के नॉर्मल स्टेट को होम्योस्टैसिस कहते हैं। इफ यू नो, होम्योस्टैसिस इज अ नॉर्मल बैलेंस स्टेट ऑफ द बॉडी, जब तुम एकदम नॉर्मल फील कर रहे हो, ठीक है। तो मान लो ये ऐसा बंदा जिसको अभी गर्मी भी नहीं लग रही, ठंडी भी नहीं लग रही, अगर मान लो कि बाहर पंखा बंद हो गया और सारा एकदम कमरा बंद है और टेम्परेचर भी हाई है सराउंडिंग का, तो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ना शुरू होता है। ऑब्वियसली सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा
तो हमको गर्मी लगेगी, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बॉडी ने खुद सिस्टम बना लिया। अब ये हार्मोन के थ्रू नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन एक नॉर्मल समझा रहा हूँ। बॉडी ने क्या किया कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है यार, उसको ठीक नहीं लग रहा है इसमें, तो वो क्या करता है, वो स्वेटिंग करता है। बॉडी अपने आप क्या करता है, पसीने छूटने लगते हैं। हमको लगता है यार पसीने क्यों छूट रहे हैं, बोलते ना पसीने क्यों छूटते हैं। तो क्या करता है बॉडी का एक बहुत ही चतुराई है वो उसमें। सो इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीजिंग, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस, जिसकी वजह से बॉडी को कूल डाउन होना है, तो उसने क्या किया, स्वेटिंग किया। तो ये कूलिंग मैकेनिज्म काम आ गया बॉडी के खुद का, जिससे उसने स्वेटिंग एक्टिवेट हो गया। और जैसे ही स्वेटिंग हुआ, लिक्विड आया बॉडी पे, इवेपोरेशन होगा, एंड इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। 9th में पढ़ा था ना। तो बॉडी क्या हो गया, वापस देखो टेम्परेचर बढ़ा था, स्वेटिंग किया, फिर ठंडा हो गया, है ना, ठंडा हो गया। स्वेटिंग नहीं होती, मान लो इवेपोरेशन होता नहीं, कहाँ से ठंडा होता, ठीक है। तो एज इफ तुमने अपने बॉडी पे पानी डाल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये अब रिवर्स सिचुएशन की बात करते हैं। मान लो कि ठंडी का मौसम है, बहुत तेज ठंड लग रही है, चद्दर भी नहीं है। अब क्या होगा, चद्दर भी नहीं, ठंडा लग रहा है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ठंडा हो गया, तो क्या होगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। अब डिक्रीज हो गया तो बॉडी क्या करता है ना, ठंडे लगेगा तो क्या करेगा, हमको हम शिवर करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, शिवरिंग होती है। और वो शिवरिंग भी एक मैकेनिज्म है, हीटिंग मैकेनिज्म इज एक्टिवेटेड। जैसे वहां पर पसीना वाज कूलिंग मैकेनिज्म, वैसे ये हीटिंग मैकेनिज्म है। वाइब्रेशन से हीट होगा बॉडी, तो उसी की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर फिर हीट होके और फिर बॉडी को नॉर्मल लाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से बॉडी जो है अपने नॉर्मल स्टेट में रहने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ मैकेनिज्म कर रहा होता है। दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म। अगर बाहर की सराउंडिंग से हमको एक कंफर्ट से डिस्कम्फर्ट में जा रहा है, तो बॉडी के को पता है कि कैसे उसको वापस कंफर्ट में ले आना है, ठीक है। तो ये दिस इज फीडबैक मैकेनिज्म। थोड़ा सा भी ये तो हो गया एकदम नॉर्मल लेमैन में। अब यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज इसमें दिया हुआ है आपको, देखो द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड, कब कितना हार्मोन रिलीज करना है, आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देना यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल इफ द शुगर लेवल इन द ब्लड राइज, अगर मान लो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया, खाना पीना दबा के खा लिया तुमने, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ पैंक्रियास। पैंक्रियास के सेल्स जो है उस चीज को डिटेक्ट कर लेंगे कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया है ना, चेंजेस आए हैं। अब क्या होगा, बॉडी उसको वापस नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, यानी पैंक्रियास ने डिटेक्ट किया है उसके सेल्स ने। अब वो क्या करेगा, पैंक्रियास उसके ही रिस्पॉन्स में क्या करेगा, वो इंसुलिन सेक्रीट करेगा। और डिपेंडिंग ऑन कि भाई कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है, ज्यादा लेवल बढ़ा है तो ज्यादा इंसुलिन, ठीक है, तो इंसुलिन सेक्रीट करेगा। एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, इंसुलिन सेक्रीशन डिक्रीजेस। तो मतलब पैंक्रियास के सेल्स लगातार ये जज भी कर रहे होते हैं कि ब्लड में शुगर लेवल कितना है, ठीक है, उस हिसाब से वो इंसुलिन को बढ़ाना है कि कम करना है कि स्टॉप करना है, वो यहाँ पर वो देख रहे होते हैं। सो दिस दैट इज सिंपली अ प्योर फीडबैक मैकेनिज्म जो हार्मोन के सिस्टम से, ये तो मैंने कॉमन बताया। ओके, सो बॉडी को नॉर्मल होम्योस्टेसिस में लाने के लिए क्या मैकेनिज्म होता है हार्मोनल सिस्टम की, अगर हम उसकी स्पेसिफिक बात करें तो उसको हम फीडबैक मैकेनिज्म से नाम देते हैं। अब आते हैं मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो मूवमेंट होती है ना, हवा चलने से आती है, वो मूवमेंट बात नहीं कर रहे, या तो एक ग्रोथ वाला टाइप का मूवमेंट होता है, प्लांट में ग्रोथ हो रहा है वो टाइप का मूवमेंट हुआ, या तो फिर एक जैसे टच मी नॉट, छुई मुई प्लांट होता ना, टच किया एकदम श्रिंक हो जाएगा, तो उस तरह की कुछ मूवमेंट हो गई, तो इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं एज ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। देखो यहाँ पर नेस्टिक मूवमेंट, अब इसमें ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये लकड़ी डाला, देखो यहाँ पर अपने आप बंद हो गया, तो ये एक तरह का मूवमेंट हुआ, दिस इज नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, मैंने बताया कि लाइट की तरफ प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो ये याद रखना है तुमको कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू व्हाट, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू ग्रोथ, ग्रोथ रिलेटेड है। और यहां पर ग्रोथ से कोई जुड़ा हुआ कोई रिश्ता है क्या, नहीं, ग्रोथ रिलेटेड कुछ नहीं है यहाँ, ये थोड़ी ना ग्रोथ हो रहा है, तो बस रिस्पॉन्स है सर, ठीक है। तो दिस इज ग्रोथ डिपेंडेंट, दैट इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट। इसके बाद यहाँ पर रिस्पॉन्स स्लो होता है, ऑब्वियसली ग्रोथ है तो स्लो ही होगा ना, और यहाँ पर ये वाला चीज तो एकदम, तो तुम विजिबल एकदम कैमरा से डिटेक्ट कर पा रहे हो, ग्रोथ इज क्विक, सॉरी नॉट ग्रोथ, रिस्पॉन्स इज क्विक। तो यहाँ ये जो मूवमेंट है ये स्लो हो रहा है बिकॉज ये ग्रोथ वाला मूवमेंट है, ट्रॉपिक। और ये नास्टिक वाला क्या है, ऐसे ही बस, एक तो ये एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल्स आएंगे, देखो टच मी नॉट, टच किया देखो श्रिंक हो गया,
सो व्हाट इज दैट? एकदम फास्ट हो रहा है, इसमें टाइम क्यों लग रहा है? सो ड्रॉपिंग लीव्स ऑफ माइमोसा प्लांट ऑन टचिंग। पता है ना इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है? टच करते हैं तो इसके जो गार्ड सेल्स और जो स्टोमेटल पोर है उसमें से वाटर, माइक्रोस्कोपिक छोटे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, जिससे पत्ते के अंदर से नहीं, मेनली वो जो उसका स्टेम है वो वाला पार्ट बेंड हो जाता है। सो वापस से वो जब अब्जॉर्ब कर लेगा, नॉट स्टोमेटा, इट इज गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के श्रिंक होने से और स्वेल होने से, श्रिंक होगा तो ये लूज हो जाएंगे, स्वेल होगा तो नॉर्मल रहेंगे। मतलब जब इसमें पानी भरा पड़ा है तो एकदम टाइट है ये पानी, ये पत्ते टच किया तो क्या होता है, वो गार्ड सेल्स वाटर लूज करते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, वो मैकेनिज्म है। और एक बात, ये वाला जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ये डायरेक्शनल है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू डायरेक्शन। यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे हम, वहां पर कोई भी नहीं, दैट इज नॉट डायरेक्शनल, है ना। वो तुम इधर से टच करो या उधर से टच करो, वो श्रिंक ऐसे ही होगा। इसमें भी अगर तुम ऊपर से टच करो या ये साइड टच करो, ऐसा नहीं कि इधर होएगा या इधर होएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो डायरेक्शनल आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है उसके टाइप्स देख लेते हैं। सो फोटोट्रॉपिज्म, अगर लाइट के मदद से ये मूवमेंट हो रहा है, ये ग्रोथ हो रही है लाइट की रिस्पॉन्स में, देखो, सो दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, अब ये जो स्टेम है ये लाइट की तरफ जा रहा है, तो इसको बोल सकते हो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। जो हिस्सा उस स्टिमुलस के डायरेक्शन में ही जा रहा है तो दैट इज पॉजिटिव, और ये जो उसके रूट है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो रूट की ग्रोथ को मैं क्या कहूंगा, दिस इज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो ये हुआ नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, है ना, दिस इज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। और जो ये वाला है दिस इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, फोटो यानी लाइट, तो लाइट की रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है, यहां पर ग्रोथ हो रहा है ना, ग्रोथ मूवमेंट। इसके बाद है जियोट्रॉपिज्म, है ना। देखो यहां पर ये जो ग्रो कर रहा है अर्थ की रिस्पॉन्स में ग्रो कर रहा है और अर्थ की टुवर्ड्स जा रहा है, इसका जो रूट है वो जा रहा है, सो दैट इज जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, ग्रेविटी की रिस्पॉन्स में या फिर अर्थ की रिस्पॉन्स में, अर्थ के टुवर्ड्स, सो दिस इज, तुम बोल सकते हो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, कैन कॉल इट, राइट। अगला है हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। इसका ना, अब जैसे देखो यहां पर हाइड्रो यानी क्या होता है, वाटर, तो वाटर की रिस्पॉन्स में अगर ग्रोथ हो रही है, जैसे ये देखो सीड है, ये यहाँ पर एक पॉट है जो पोरस है, मतलब मटका है, मान लो मटके में पानी है और ये मिट्टी में गाड़ रखा गया है और 10 सीड लगाया था, तो उसको पता है कि हाँ यहाँ पानी है, मतलब पानी के हिसाब से ये हिस्सा पानी के टुवर्ड्स ग्रो करेगा। ठीक है, सीड का जर्मिनेशन का देखो यहाँ पर ये रूट पानी की तरफ जा रहा है, दिस रेडिकल पार्ट, सो दैट इज अगेन हाइड्रोट्रॉपिज्म। पानी के रिस्पॉन्स में जड़ जो है वो ग्रो करते हैं, पानी जहां है उस तरफ वो डेवलप करेंगे, उस तरफ ग्रो करेंगे, सो दैट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसके बाद है थिग्मो। थिग्मो का मतलब क्या होता है, टच। तो अगर टच की रिस्पॉन्स में ग्रोथ हो रहा है, ये मेरे घर का एक करेला था आई गेस, या फिर पता नहीं मस्क मेलन था, तो उसका देखो अब टच की रिस्पॉन्स में जो भी क्लाइंबर्स होते हैं उनका पता है ना, वो टेंड्रिल्स होते हैं, ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं टेंड्रिल्स, और वो टेंड्रिल्स क्या करते हैं, सपोर्ट को पकड़ने का काम करते हैं। जैसे मान लो ऐसे अभी है, सपोर्ट टच हुआ तो ये उसको वाइंड कर लेंगे, टच हुआ उसके कुछ ही मान लो घंटों में या एक दिन में वो प्रॉपरली उसको वाइंड कर लेंगे और आगे ग्रो करेंगे। फिर टेंड्रिल कहीं और सपोर्ट दिखेगा, सपोर्ट टच हुआ, मतलब टच होना चाहिए, उसके बाद वो ग्रो करेंगे। ठीक है, जैसे देखो ये हिस्सा पहले टच हुआ होगा, देखो यहाँ पर भी टच हुआ और उसने अपने आप को यहाँ वाइंड कर लिया, सो दैट इज थिग्मोट्रॉपिज्म। देन वी हैव केमोट्रॉपिज्म। केमो मतलब केमिकल की रिस्पॉन्स में, जैसे तुमने पढ़ा होगा यह चीज 8th में भी और 10th में भी आएगा ही वैसे रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में, कि जो पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें से जो पॉलन ट्यूब निकलती है, वो ट्यूब कहाँ तक ग्रो करती है, वो फीमेल वाला जो ओव्यूल है, ओव्यूल तक ग्रो करती है, बिकॉज उसके अंदर एक फीमेल गैमेट है, तो इसके अंदर का मेल गैमेट को उस फीमेल गैमेट से फ्यूज कराना है। तो एक केमिकल के लिए ये पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा है, एक केमिकल की रिस्पॉन्स में ये पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज केमोट्रॉपिज्म, ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल। सो क्या एग्जांपल लिखोगे, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट इज दिस केमोट्रॉपिज्म। ठीक है, अब देखो ये जो हिस्सा है इसमें देखो ग्रेविटी की तरफ देखो ग्रो हुआ, टच हुआ, अब देखो टच के रिस्पॉन्स में पत्थर से दूर भागा, देखो पानी की तरफ जा रहा है, हाइड्रोट्रॉपिज्म, मतलब पहले जियोट्रॉपिज्म, फिर देखो थिग्मोट्रॉपिज्म, फिर पानी की तरफ जा रहा है, दिस इज ब्लू पार्ट, दिस इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो इसी के साथ
अपन का जो ये चैप्टर है वो होता है समाप्त। और अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए वैसे बता देना अभी, बिकॉज बहुत सिलेबस का तो अभी आया नहीं है टर्म 1 टर्म 2, बट आप बता देना, उसके हिसाब से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। एंड चैप्टर कौन से हो गए अपनी? केमिकल रिएक्शन हो गया, एसिड बेसिस हो गया, लाइव प्रोसेस हो गया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया, लाइट इलेक्ट्रिसिटी दोनों हो गया। ठीक है, सो जस्ट लेट मी नो। मेरे ख्याल से या तो मैग्नेटिज्म या तो ह्यूमन है, बट अगेन इट या फिर मेटल्स नॉन मेटल्स जो भी है। ठीक है, बताओ मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम एंड सी यू इन द तोड़ फोड़ सीरीज। मचाएंगे, चलो बाय बाय।